Hello everyone, this is CA Keval Mota and I welcome you all to my YouTube channel, and today we are going to start with a new topic, that is demand and recovery. Demand and recovery बहुत ही ज़्यादा important chapter है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एंड प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से कैसे सर? प्रैक्टिकली तो हम सिर्फ रिटर्न फाइलिंग करते हैं, बट लेट मी टेल यू, these chapters, that is procedural chapters, will fetch you more revenue as compared to GST returns filing, GST audit, टू वे रिकंसिलेशन। इन सबसे जो आपको रेवेन्यू मिलेगा ना आगे जाकर के, उससे कई गुना ज्यादा रेवेन्यू आपको इस लिटिगेशन फील्ड से मिलेगा। ठीक है, इट इज अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड। आई ऑल्सो वर्क इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ओनली। माना कि मैं एक हाथ दो रिटर्न फाइल करता हूँ, बट आई वर्क मेजरली इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। एज अ कंसल्टेंट वी हैव टू डू दिस। आई रिप्रेजेंट माई क्लाइंट्स बिफोर द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर जो होते हैं ना, ये कई ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी होती है इनकी। कैसे? क्योंकि दिस इज अ क्रीम वर्क, ये सब लोग नहीं कर पाते। जीएसटी रिटर्न्स एवरीवन कैन डू। आई अग्री दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन डू इट इन मच बेटर मैनर, ओके, क्योंकि उनको लीगल प्रोविजन का थरो नॉलेज होता है। बट डिमांड एंड रिकवरी एंड ये जो चैप्टर्स हम सीख रहे हैं अभी मॉड्यूल 3 के, दैट इज अ वेरी क्रीम एरिया। सो जस्ट हैव अ थॉट इन योर माइंड दैट अगर आगे जाके अपने को कुछ करना है, तो आप इन चैप्टर्स के जो मदद से जो लिटिगेशन की फील्ड होती है उसको एक्सप्लोर करें। इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप इस चीज पर जरूर ध्यान देना। ओके, चलो बाकी की सारी बातें बाद में करेंगे। पहले आज अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 73 टू सेक्शन नंबर 84। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये चैप्टर का पूरा रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आई अश्योर यू दैट आपको सारे के सारे प्रोविजंस, उसके ऊपर के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे समझेंगे, एंड लॉजिकल वे में ये चैप्टर को कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। लॉजिकल वे में आपको जरा भी ये चैप्टर का बर्डन नहीं लगेगा, इट इज माई गारंटी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये प्रोसीजरल चैप्टर्स का लिंकिंग बता देता हूँ, क्योंकि ये लिंकिंग अगर आपको समझ में आ गई तो आपको कनेक्टिविटी समझेगी कि भाई ये चैप्टर पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर अपील्स होंगे, तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। ये मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ अभी। ठीक है, चलो। अब जीएसटी में सबसे पहले सेक्शन नंबर 59, सेक्शन नंबर 59 क्या था बोलो तो? कहने से सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट था ये, बरोबर है। अब सेल्फ असेसमेंट में हमने क्या किया? व्हाट वी डिड इन सेल्फ असेसमेंट, हमने खुद का लायबिलिटी खुद ने डिटरमाइन किया। गवर्नमेंट को हमने कहा कि सर ये मेरा लायबिलिटी है, बस इतना मैं पे करूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आज की तारीख पे तू पे कर दे, क्योंकि हर महीना मुझे तेरे पास आकर के चेक करने का टाइम नहीं है। सो एवरी मंथ यू डू इट ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। जब हमको लगेगा तब हम आपके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, एंड आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट, कमिंग टू सेक्शन नंबर 60, प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक है, इसको साइड पर रखते हैं थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट इज स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स होने के बाद ASMT 010 में आपको एक नोटिस इशू होता है जिसमें कहा जाता है कि ये डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी मतलब GSTR 1 3 भी मैच नहीं हो रहा है, सपोजिंगली दिस इज द केस। सो ये टाइप के केसेस में अगर ऑफिसर को लगता है कि सच में आपने कुछ टैक्स वगैरह छुपाया है, देन ही कैन रिजॉर्ट टू डिमांड टैक्स फ्रॉम यू। ओके, समझ में आ रही है बात? सेक्शन नंबर 62 एंड सेक्शन नंबर 63, ये किसके लिए था? सेक्शन नंबर 62 वाज फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39 एंड सेक्शन 45। सेक्शन नंबर 63 वाज असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, समझ में? एंड सेक्शन नंबर 64 वाज समरी असेसमेंट। अब ये सारे असेसमेंट्स जो हो रहे हैं, ठीक है, अब इनमें तो सेपरेटली असेसमेंट ऑर्डर्स पास होंगे, सेक्शन नंबर 62, 63, 64। ठीक है, इन सब में जो भी है वो असेसमेंट ऑर्डर्स पास होते हैं। इन असेसमेंट ऑर्डर्स के अगेंस्ट, इन असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की जाती है। क्या फाइल की जाती है? अपील। अपील मतलब ये जो असेसमेंट ऑर्डर है किसने पास किया होगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आगे अपन देखेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ओके। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज पास दीज पर्टिकुलर ऑर्डर्स। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर मैं एग्रीव्ड हूं, वर्ड्स को ध्यान देना, एग्रीव्ड, एग्रीव्ड मतलब मैं नाखुश हूं, मुझे ये पसंद नहीं आया ऑर्डर, गलत है ये,
तो मैं क्या करूंगा, मैं अपील फाइल करता हूँ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। ओके, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, क्लियर, मतलब अपीलेट अथॉरिटी बोलो तो भी ठीक है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से भी मैं नाखुश हूं, उसके ऑर्डर से भी, देन आई गो टू जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, क्लियर है। अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी नाखुश हूं, ओके, एंड मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू नहीं है, देन आई गो टू हाई कोर्ट। इफ प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है, देन आई गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रही है बात? अभी जो सेक्शन 59 का जो असेसमेंट है, ओके, ध्यान से सुनना एक बात। जो सेक्शन नंबर 60 है, सेक्शन नंबर 60 में जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मालूम है क्या था? पहले प्रोविजनली असेस किया, देन फाइनल असेसमेंट किया 6 महीने में। 6 महीना कहां से? फ्रॉम द इशू ऑफ दैट प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। तो दिस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इज ऑल्सो अपीलेबल एट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। समझ में आ रही है क्या बात है? स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स होने के बाद अगर ऑफिसर कहता है कि नहीं मेरे को पैसा चाहिए, डिमांड चाहिए मेरे को, मतलब जो भी है आपका रिकवरी चाहिए, देन ही कैन ऑल्सो इशू असेसमेंट ऑर्डर एंड उसको भी आप अपील कर सकते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 62 एंड 63 की खासियत क्या थी? दिस आर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। दिस आर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। क्यों बेस्ट जजमेंट? क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेयर ने आपको चीजें दी ही नहीं। आपको टैक्स डिटरमाइन करना है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। अब टैक्स पेयर ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो आपके पास डेटा ही नहीं है। सेक्शन 63, नॉन फाइलर्स, नॉन फाइलर रिटर्न ही सॉरी अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। 62 इज फॉर नॉन फाइलर, 63 इज फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो आपको कैसे समझेगा इसका लायबिलिटी? सो इन दिस टू केसेस बेस्ट जजमेंट कैन हैपन एंड दैट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इज अपीलेबल। इज दैट क्लियर? अब ये सारे ऑर्डर्स अपीलेबल है, ओके, मतलब अपील इसके सामने फाइल होंगी, इन सारे ऑर्डर्स के सामने, असेसमेंट ऑर्डर्स के सामने अपील फाइल होगी। अब मान लो कि आपने रिटर्न भी फाइल किया, आपने रजिस्ट्रेशन तो लिया ही होगा, रिटर्न फाइल किया तो ठीक है, तो स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स आपका 3B और 1 पूरा का पूरा मैच है। देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन रिटर्न। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आई एम गोइंग टू नाउ कनेक्ट यू विथ सेक्शन 59 एंड सेक्शन 73। 3B और 1 पूरा का पूरा मैच है। सेक्शन नंबर 62 क्या था? नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। आपने सारे के सारे रिटर्न्स फाइल किए हैं टाइम पर, आपका रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर था, ठीक है, एंड ऑफिसर को नहीं लगा कि आपको आपका समरी असेसमेंट करना चाहिए, प्रोटेक्टिव असेसमेंट करना चाहिए, आपको ऑफिसर को नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, आप रेगुलरली फाइल करते हो, यू विल नॉट एस्केप द कंट्री एंड ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आपने तो सब कुछ अच्छे से किया है, तो क्या आपके अगेंस्ट असेसमेंट नहीं होगा? ध्यान से सोचना, मैंने क्या कहा। आपको सेक्शन 61 अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी। सेक्शन 62 अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि सारे के सारे रिटर्न्स आपने फाइल किए। सेक्शन 63 अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि आप रजिस्टर्ड थे। सेक्शन 64 ऑफिसर को करना नहीं आपके सामने। तो क्या आपके अगेंस्ट असेसमेंट हो ही नहीं सकता क्या? देयर कैन नॉट बी असेसमेंट अगेंस्ट यू। इज दिस द केस? आंसर इज नो। आपने जो सेल्फ असेस किया है, आपने जो सेल्फ असेस किया है, ठीक है, ध्यान देना, इसको लिंक कर रहा हूं अभी। आपने जो कुछ भी सेल्फ असेसमेंट किया हुआ है, हो सकता है कि आपने सेल्फ असेसमेंट में टैक्सेस शॉर्ट पेड दिखाया हो। टैक्सेस शॉर्ट पेड मतलब आपका लायबिलिटी 100 का बनता है, बट आपने 3B में 80 बताया, 1 में भी 80 बताया, तो जीएसटी और 1 3B तो मैच है, तो 61 का नोटिस तो आपके सामने नहीं आएगा। ओके, सो 1 3B मैच है, बट आपने दोनों को सेम करने के लिए दोनों को कम कर दिया। समझ में आ रहा है आपने क्या किया? तो यहाँ पर आपका सेल्फ असेसमेंट पे डाउट है, सेल्फ असेसमेंट पे डाउट है। आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम किया, आपने एरोनस रिफंड क्लेम किया। एरोनस रिफंड मतलब आपका रिफंड नहीं बनता है, फिर भी आपने क्लेम किया। तो इन सारे केसेस में भी आपके ऊपर असेसमेंट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? अब असेसमेंट करना डायरेक्टली, असेसमेंट मतलब असेसमेंट ऑर्डर पास करना। असेसमेंट करना मतलब क्या होता है? असेसमेंट ऑर्डर पास करना। बट असेसमेंट ऑर्डर डायरेक्टली पास नहीं होते। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट ऑर्डर्स डायरेक्टली पास नहीं होते। असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले ऑफिसर को, कौन से ऑफिसर को? ऑफिसर का नाम नहीं बोलूंगा मैं, अथॉरिटी बोलूंगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसको हम कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है,
इसको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ता है। क्या इशू करना पड़ता है? शो कॉज नोटिस। शो कॉज मतलब क्या? अथॉरिटी नोटिस में लिखेगी कि प्लीज शो अस अ कॉज एज टू वाई। ध्यान से सुनना क्या मैंने बोला। प्लीज शो अस अ कॉज एज टू वाई टैक्स शैल नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम यू, टैक्स शैल नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम यू, एज टू वाई दिस रिफंड शैल बी डिसअलाउड टू यू। क्यों ऐसा हम ना करें, ये हमको रीजन दो। इसको हम कहते हैं शो कॉज नोटिस। ठीक है। शो कॉज नोटिस के बाद हम क्या करते हैं? रिप्लाई फाइल करते हैं इस शो कॉज नोटिस का। हम रिप्लाई किसको फाइल करते हैं? अगेन टू द अथॉरिटी विच हैज इशूड द शो कॉज नोटिस। ठीक है, शो कॉज नोटिस जिसने इशू किया उसको हम रिप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ही रिप्लाई फर्निश करते हैं। ओके। अब शो कॉज नोटिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला तो आपने जो रिफंड क्लेम फाइल किया है, आपका रिफंड में कुछ चीज उसको डिसअलाउ करनी है, उसका अलग शो कॉज नोटिस होता है RFD 08 में। ठीक है, इसका रिप्लाई RFD 09 में करना होता है, एक फिक्स फॉर्मेट है। दूसरा होता है अदर देन रिफंड केसेस। ठीक है, अदर देन रिफंड। अगर अदर देन रिफंड का केस है एंड उसने आपको शो कॉज नोटिस दिया, तो उसको आपको नॉर्मल रिप्लाई फर्निश करना। ठीक है, नॉर्मल रिप्लाई। ओके। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर नॉर्मल रिप्लाई फाइल करना कितने दिन में फाइल करना है? In how many days we have to reply to show cause notice? It should be noted that the time limit to furnish reply to the show cause notice is mentioned in show cause notice itself. शो कॉज नोटिस में ही मेंशन किया जाएगा कि भाई इतने दिन में हमको रिप्लाई चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप मिलकर भी बात कर सकते हो एंड रिप्लाई भी फर्निश करना पड़ेगा। सिर्फ मिलना इज नॉट सफिशिएंट। आपको रिप्लाई भी फाइल करना है एंड साथ में पर्सनल हियरिंग भी दी जाएगी। ठीक है, तो समझ में क्या हुआ? शो कॉज नोटिस इशू हुआ, शो कॉज नोटिस का हमने रिप्लाई फाइल किया। अब उस रिप्लाई को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ध्यान से पढ़ेगी, समझेगी ठीक से किया है कि नहीं किया। ध्यान से सुनना, मैं अपील्स में आपको लेके जाऊंगा, इधर से अपील्स तक लेके जाऊंगा मैं आपको। अब क्या हो रहा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पढ़ रही है, अच्छे से पढ़ रही है ऑर्डर को। आपने क्या रिप्लाई किया देख रही है, हाँ सही भी लग रहा है पर कुछ कुछ चीजें गलत भी लग रही है। ओके, तो एक काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज इंग्लिश से देर आर टोटल 17 मैटर्स जिसके लिए शो कॉज नोटिस आपके सामने इशू हुआ था, आपको इशू किया गया था शो कॉज नोटिस। ओके, तो ये शो कॉज नोटिस में से आप लोग कहते हो कि हम लोग ना 5 मैटर को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये अथॉरिटी जो बोल रही है वो सही है, हमने गलती की है, हमारी मिस्टेक है। 5 मैटर असेसी ने एक्सेप्ट कर लिए। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। असेसी ने एक्सेप्ट कर लिए 5 मैटर्स। जो 12 मैटर्स है इसके लिए हमने क्या बोला? वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, वी आर फर्निशिंग रिप्लाई। देखो रिप्लाई में तो ये भी लिखना है, लेकिन क्या लिखना है आपको? वी हियर बाय अग्री टू द पॉइंट एज एज मेंशन्ड इन द शो कॉज नोटिस पैरा नंबर दिस। पर ये 12 मैटर जो है इसके सामने हम रिप्लाई फर्निश करेंगे। वी विल फर्निश अवर रिप्लाई अगेंस्ट दिस 12 मैटर्स, मतलब हम उसको अपोज करेंगे। ठीक है, तो अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस 12 मैटर्स को पढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ रही है एंड बोलते हैं कि नहीं यार मजा नहीं आया, मेरे को रिप्लाई में मजा नहीं आया, एक काम करता हूँ, मैं तो असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। असेसमेंट ऑर्डर पास करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वुड पास असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर कंसिडरिंग योर रिप्लाईज एंड योर हियरिंग। जो पर्सनल हियरिंग होगा वो कंसिडर करने के बाद असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। अब असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद, असेसमेंट ऑर्डर क्यों पास हुआ? क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाज नॉट अग्रीइंग टू दिस फैक्ट्स। मतलब ये आपके अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर है, इट इज अगेंस्ट यू। अगेंस्ट यू मतलब हु इज द एग्रीव्ड पर्सन, सोच समझ के बताना। आपके अगेंस्ट तो एग्रीव्ड पर्सन आप ही रहोगे, बरोबर है, ऑब्वियसली बात है। अगर आपके फेवर में होता तो यू वुड नॉट बी एग्रीव्ड पर्सन। तब भी क्या, और इस केस में भी क्या, वो दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ ऑर्डर इज अगेंस्ट यू, इफ ऑर्डर इज अगेंस्ट यू, देन इन दैट केस आप लोग क्या करोगे? आपको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट कोर्ट में चलेंगे क्या? नहीं, वी विल नॉट गो टू डायरेक्टली कोर्ट। हम जाएंगे अपीलेट अथॉरिटी के पास। किसके पास जाएंगे हम? अपीलेट अथॉरिटी के पास।
ओके, अपीलेट अथॉरिटी के पास चलेंगे हम एंड हम बोलेंगे कि सर ये असेसमेंट ऑर्डर पास किया है पर्टिकुलर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, इसीलिए हम आपके सामने अपील करने आए हैं। 3 मंथ्स का टाइम लिमिट होता है, 1 मंथ एक्सटेंशन पॉसिबल। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अपील चैप्टर में देखेंगे, अलग डिस्कशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर रहे हैं टू अपीलेट अथॉरिटी। ओके, अब अपीलेट अथॉरिटी तो कहने को एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर किसको अपील करना है ये एक अलग डिस्कशन है खुद में। अगेन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी अपने आप में एक अलग डिस्कशन है। हु कैन बी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर विच पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ट्रांजेक्शन इन द सेंस अमाउंट वाइज उसको बाइफरकेटेड है। समझ में आया? अगर आपके अगेंस्ट कोई असेसमेंट ऑर्डर है तो आप कहां पर जाओगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर आपके फेवर में है, इट इज इन योर फेवर, इन योर फेवर मतलब अथॉरिटी ने बोला कि 12 का 12 पॉइंट्स आपका सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं। असेसमेंट ऑर्डर पास किया, लिखा कि वी हियर बाय ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स एंड वी वुड नॉट पास एनी ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू योर इंटरेस्ट, खत्म, असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया। अब ध्यान से सुनना, असेसी खुश, ऑफिसर खुश, ऑफिसर को कुछ मिलता होगा पता नहीं, ओके सॉरी हो सकता है, क्या मालूम, आप लोगों को ही मालूम है पर कहता कोई नहीं है। ओके चलो, तो आपके फेवर में असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया। ओके, अभी सोच करके बोलना, अगर ये 12 पॉइंट्स सच में गलत थे, मतलब ऑफिसर सही था पहले, पर फिर भी उसने रिप्लाई को कंसिडर किया और बोल दिया कि भाई सर आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है, वी आर एग्रीइंग टू दिस फैक्ट, हम लोग को बरोबर लग रहा है, ओके डन। तो क्या अब रेवेन्यू के पास कोई चारा नहीं है क्या? इज देयर एनीथिंग, एनी रेमेडी लेफ्ट विद द डिपार्टमेंट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर असेसमेंट ऑर्डर विच इज इन योर फेवर? आपके फेवर में जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है उसके सामने, मतलब उसको सही करने के लिए, उसको सही करने के लिए क्या कुछ तरीका है डिपार्टमेंट के पास? इज देयर एनी वे आउट विद डिपार्टमेंट टू rectify or to, we can say, to revise this particular assessment order? तो ध्यान से सुनना अभी, there are two methods possible, there are two ways available with the department. अब डिपार्टमेंट में जब बोलता हूं इट मींस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, जो कोई भी ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकता है कि भाई आप अपील फाइल करो अपीलेट अथॉरिटी के पास। ध्यान से सुनना, अपना इन फेवर आया एसएससी के। अब ध्यान से सुनना मुझे, यहाँ पर इन फेवर ऑफ एसएससी है, तो अपीलेट अथॉरिटी के पास कौन जाएगा, एसएससी जाएगा कि डिपार्टमेंट जाएगा? आप तो खुश होना यार, देखो मैंने क्या कहा था, जो एग्रीव्ड पर्सन होता है ना वही जाता है। अब यहाँ पर एग्रीव्ड है डिपार्टमेंट, नाउ हियर एग्रीव्ड पर्सन इज डिपार्टमेंट, एग्रीव्ड पर्सन इज डिपार्टमेंट। ओके, सो डिपार्टमेंट वुड प्रेफर अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी के पास कौन जाएगा, डिपार्टमेंट जाएगा। समझ में आया क्या? अपीलेट अथॉरिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन whereas appellate authorities are judicial organs। ठीक है, सो अपीलेट अथॉरिटी के पास कौन जाएगा, डिपार्टमेंट जाएगा। कब तक जाना है उसको, 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीना कहां से, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर असेसमेंट ऑर्डर। तो डिपार्टमेंट यहाँ पर अपील फाइल करेगा अपीलेट अथॉरिटी के पास। ओके, अगर 6 महीना लैप्स हो जाता है, 6 महीना खत्म हो गया, अरे यार अभी क्या करें, अभी तो ये गलत असेसमेंट ऑर्डर को हम कैसे सही करें, डिपार्टमेंट सोच रहा है। बाद में पता चलता है कि देयर इज वन मोर authority who can revise this particular order which is called as revisional authority। क्या कहते हैं हम इसको, रिविजनल अथॉरिटी। याद आ रहा है क्या, तुम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ अपील, मेरे को मालूम है, अगर नहीं किया तो अपन डिस्कशन करेंगे। तो रिविजनल अथॉरिटी भी कर सकता है प्रोवाइडेड द टाइम लिमिट ऑफ दिस 6 months इज एक्सपायर्ड। ओके, एंड 3 years फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल नॉट एक्सपायर। ठीक है, तो ये अपन आगे देखेंगे अपील्स में। तो बेसिक समझा। अब ये सब समझाने का मतलब क्या है, ये सब मैंने क्यों समझा, ये सब इसीलिए समझाया क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं एडजुडिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडजुडिकेशन। एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम, सब चीजें टाइम के तहत होनी चाहिए, टाइम के अंतर्गत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि भाई कभी भी लाइफ में आप केस खोल सकते हो, तो ऑफिसर तो 10-15 साल पुराना केस की भी खोल के बैठ जाएगा। तो क्या मैं 10-15 साल पुराना डॉक्यूमेंट ढूंढते बैठू? आंसर इज नो,
ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो हर चीज का अपना एक टाइम लिमिट होता है, एक टाइम बाउंड अप्रोच होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने शो कॉज नोटिसेस इशू करने का टाइम लिमिट रखा है। ओके, देन एडजुडिकेशन को कंप्लीट करने का टाइम लिमिट रखा है। एडजुडिकेशन कंप्लीट करना मतलब असेसमेंट ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट। ध्यान से सुनना, एडजुडिकेशन डजंट मीन अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर पास होना। एडजुडिकेशन मींस असेसमेंट ऑर्डर। ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो असेसमेंट ऑर्डर है ना, असेसमेंट ऑर्डर, ये पास करने का कुछ टाइम लिमिट है, एंड शो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब यहां पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पर भी थोड़ा ट्विस्ट है। अब ना, असेसी जो होता है वो कई बार क्या होता है, बोनाफाइड होता है। मतलब उसको सच्ची में लग रहा है कि यार ऐसा ही होना चाहिए, एंड वो डिपार्टमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि सर प्लीज एक्सेप्ट करो। तो वो जो केस है वो नॉन फ्रॉड केस है। कैसा केस है वो? नॉन फ्रॉड केस। उसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन फ्रॉड केस। नॉन फ्रॉड केस मतलब कोई लीगल पोजीशन पर लड़ाई। मतलब जैसे समझो कि इंटरमीडिएरी के ऊपर आपका सीजीएसटी एसजीएसटी आना चाहिए, आईजीएसटी नहीं आना चाहिए, या वाइस वर्सा, जो भी है। सो ये जो केसेस है नॉन फ्रॉड केस है। इसमें आपका मेंस रिया नहीं है, मतलब गिल्टी माइंड नहीं है। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? डिसीट एंड इंजुरी। फ्रॉड मतलब विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर ऐसा केस है उसको हम कहते हैं फ्रॉड केस। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉड केस। सो देर इज अ टाइम लिमिट, देर इज अ टाइम लिमिट to issue show cause notice and assessment order in fraud cases and in non-fraud cases and fraud cases. Non-fraud cases are covered under section number 73 of CGST Act, and fraud cases are covered under section number 74 of CGST Act. समझ में आया क्यों ये सब मैंने डिस्कस किया? समझ में आया? ताकि मैं 73 और 74 को आपके सामने अच्छे से रख पाऊं, ठीक है। समझ में आई बात? चलो अभी अपन ना चार्ट बुक पे चलते हैं एंड प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। आ गए हम चार्ट बुक पे। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मीनिंग क्या है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हो सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है, एंड आगे का प्रोसेस किस तरीके से होता है वो भी देखेंगे। स्टार्ट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस द अथॉरिटी competent to pass order or decision under this act. अब दिस एक्ट मतलब सीजीएसटी। अब एक बात समझना, देर इज अ पावर ऑफ क्रॉस एम्पावरमेंट। क्रॉस एम्पावरमेंट मतलब सीजीएसटी ऑफिसर वुड बी डीम्ड टू बी द एसजीएसटी ऑफिसर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर रिप्लाई किया सीजीएसटी ऑफिसर को तो आपको कंपलसरीली एसजीएसटी ऑफिसर के पास भी रिप्लाई फर्निश करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ओके, क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो कितना मेहनत करना पड़ता आरसीसी को कि पहले इधर फर्निश करो फिर इधर फर्निश करो। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपने अगर सीजीएसटी ऑफिसर, मतलब सीजीएसटी ऑफिसर इज योर ऑफिसर, अगर सेंट्रल टैक्स वाला, देन आपका सब कॉरेस्पॉन्डेंस उसके सामने होगा। एसजीएसटी वाले के पास नहीं जाना आपको, ठीक है। तो जो सीजीएसटी ऑफिसर है इट वुड बी डीम्ड टू बी द एसजीएसटी ऑफिसर, खत्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ क्रॉस एम्पावरमेंट, but does not include adjudicating authority would not include adjudicating authority would not include CBIC, revisional authority, authority for advance ruling, then uh, appellate authority for advance ruling, दोनों ही appellate authority हैं. There are two appellate authorities in GST. पहला appellate authority है नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया वो। सेकेंड टाइप ऑफ अपीलेट अथॉरिटी इज अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ठीक है। तो एडवांस रूलिंग में हम देखेंगे वो। नेक्स्ट इज जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, जो जीएसटी एटी हमने देखा आगे, वो वाला। नेक्स्ट इज नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। सो ये सारी अथॉरिटीज जो है ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज नहीं है। दीज आर नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। तो ये लोग कोई भी ऑर्डर पास ऐसे फर्स्ट स्टेज पर नहीं कर सकते, ठीक है। इनको इनको ऑर्डर पास करने के लिए या तो फिर एससीसी को जाना होता है या तो फिर डिपार्टमेंट को जाना होता है। समझ में आए क्या बात? ये लोग फर्स्ट स्टेज पर नहीं पास करते ऑर्डर क्योंकि इनका लेवल काफी हाई है, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज आर लोअर लेवल अथॉरिटीज हु हियर योर केस, हु पास एन ऑर्डर, एंड उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील एंड ऑल सब करते हैं, ठीक है। सो एडजुडिकेशन कैन बी डन अंडर टू सेक्शंस।
सेक्शन 73 एंड 74 डिपेंडिंग अपॉन योर केस। अगर 73 है देन इट इज कॉल्ड एज नॉन फ्रॉड केस, हम उसको उल्टा बोलते हैं। अगर नॉन फ्रॉड केस है तो सेक्शन 73 लगेगा, एंड अगर फ्रॉड केसेस है देन सेक्शन 74 लगेगा। ठीक है, 73 पहले पूरा डिस्कस करते हैं, उसके बाद 74 पर जाएंगे। 73 क्यों लगेगा, देखो, टैक्स इवेजन फॉर रीजंस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, आईटीसी एक्सेस क्लेम्ड, रिफंड एरोनसली ग्रांटेड। ठीक है, इन चारों चीज को मिलाएंगे तो हम कहते हैं इसको टैक्स इवेजन। अगर आपने टैक्स इवेजन किया है फॉर रीजंस अदर देन फ्रॉड, मतलब आपने कुछ चीज छुपाई नहीं है, आपने सब कुछ डिस्क्लोज किया, यू हैव डिस्क्लोज एवरीथिंग, बट फिर भी अथॉरिटी को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ तो लीगल पोजीशन का कुछ तो इशू है या कुछ तो है जिसके कारण हमको आपका असेसमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो इसको हम कहते हैं अदर देन फ्रॉड केस। सो अदर देन फ्रॉड केस में शो कॉज नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 73 कहता है कि अगर आपका फ्रॉड केस नहीं है, अदर देन फ्रॉड है, देन आपको शो कॉज नोटिस इशू करना होगा 2 years 9 months में। ठीक है, एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है, एक्ट में कैसा लिखा है, एडजुडिकेशन खत्म करने का जो टाइम लिमिट है उसके 3 महीने पहले खत्म होना चाहिए, उसके 3 महीने पहले शो कॉज नोटिस होना चाहिए। क्या कहा मैंने, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का जो टाइम लिमिट है, ओके, एडजुडिकेशन टाइम लिमिट उसके 3 months पहले, उसके 3 months पहले। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू कंप्लीट एडजुडिकेशन इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 73? देखो, एडजुडिकेशन कंप्लीट करना मतलब मैंने तुम लोग को बोला था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजुडिकेशन कंप्लीट करना। एडजुडिकेशन कंप्लीट करना मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने असेसमेंट ऑर्डर पास करना। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू असेसमेंट ऑर्डर बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? आंसर इज 3 years, आंसर इज 3 years। 3 years कहां से, 3 years फ्रॉम the due date of furnishing annual return to which such tax evasion relates, or from the date of erroneous refund as the case may be। ठीक है, मतलब जो साल का ड्यू डेट होगा एनुअल रिटर्न का, वो डेट से लेकर के, ड्यू डेट से लेकर के 3 साल में आपको एडजुडिकेशन खत्म करना है। मतलब असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो 3 साल में ही पास हो सकता है। अगर 3 साल में पास नहीं हुआ नॉन फ्रॉड केस में, ओके, नॉन फ्रॉड केस में अगर असेसमेंट ऑर्डर आपके अगेंस्ट 3 साल में पास नहीं हुआ, देन एडजुडिकेशन इज डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। ये कहां पर लिखा है, ये लिखा है सेक्शन नंबर 75 में, अपना आज का डिस्कशन है वो। ठीक है, तो आपने अगर इस फील्ड में काम किया है तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ITR एंड 26AS, ध्यान से सुनना, ITR एंड 26AS एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, इन तीनों को इन तीनों का डिफरेंस का नोटिस आ रहा है क्लाइंट्स को। क्यों आ रहा है, क्योंकि सर्विस टैक्स के टाइम में ये टाइम लिमिट 18 मंथ्स थी नॉन फ्रॉड केस में, एंड फ्रॉड केस में 5 साल थी, जो 5 साल अभी भी है। ओके, सो 5 साल खत्म होने का टाइम लिमिट अभी है 31 मार्च 2022। 16-17 का चालू है ना अभी केसेस, आपने देखा होगा 16-17 का ही केसेस आ रहा होगा सबको। क्यों आ रहा है, क्योंकि 16-17 का 5 साल कभी खत्म होएगा, 31 मार्च 2022, 5 साल है ना ये, इसीलिए ऑफिसर्स नोटिस निकाल रहे हैं। सो इसी तरीके से जीएसटी में कहा जाता है कि अगर आपका फ्रॉड का केस नहीं है, देन इन दैट केस the time limit to complete adjudication, the time limit to issue assessment order, to pass the assessment order is 3 years from due date to furnish annual return, or the uh, the date from which erroneous refund relates। मतलब अगर रिफंड 17-18 का है तो 17-18 के एनुअल रिटर्न से 3 साल। समझ में आई क्या बात? सो दिस इज कॉल्ड एज एडजुडिकेशन। समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, एडजुडिकेशन कंप्लीट करना है आपको 3 साल में, बट शो कॉज नोटिस आपको 2 years 9 months में ही इशू करना होगा। मतलब 3 महीना जो है यहाँ पर जो बफर है, दिस 3 months के अंदर अंदर क्या होगा, क्या होगा इस 3 महीने में। ठीक है, ये शो कॉज नोटिस इशू किया, अब मैं क्या करूंगा, रिप्लाई फर्निश करूंगा। रिप्लाई वो लोग पढ़ेंगे, देन असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। तो 3 महीने का गैप रखा है उन लोगों ने, ताकि
जो अथॉरिटी है, एडजुडिकेशन अथॉरिटी, उसको टाइम मिल पाए असेसमेंट ऑर्डर पास करने का। ठीक है, तो कहने का मुद्दा क्या है, सेक्शन 73 के ये कहता है कि आपको अगर अदर देन फ्रॉड का केस में शो कॉज नोटिस इशू करना है तो व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू शो कॉज नोटिस? 2 years 9 months फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न टू विच टैक्स इवेजन रिलेट्स और एरोनस रिफंड रिलेट्स। एंड एडजुडिकेशन कब तक खत्म करना है? तो आंसर इज 3 years फ्रॉम सच डेट। ठीक है, जो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न मैंने बोला वो। इज दैट क्लियर? ओके, अब नीचे पेनल्टीज देख लेते हैं, क्या पेनल्टीज लगती हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपने टैक्स डिस्चार्ज कर दिया बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ। देखो, मैंने सबसे पहले क्या कहा था तुम लोग को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर असेसमेंट करना है आपका सेक्शन 73 में, तो सबसे पहले वो क्या करता है, एससीएन इशू करता है। ठीक है, बट एससीएन के भी पहले एक छोटा सा स्टेप होता है, एक छोटा सा स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं इंटीमेशन। इंटीमेशन, इंटीमेशन मतलब ऑफिसर आपको इंटीमेट कर रहा है कि भाई मैं आपके अगेंस्ट एससीएन इशू करूंगा, इतना टैक्स का, इतना पेनल्टी का, इतना इंटरेस्ट का। ओके, मैं आपके ऊपर एससीएन इशू कर रहा हूं, करने वाला हूं। ओके, तो अगर आप इस आने वाले एससीएन से सहमति रखते हैं तो आप एक काम करें, आप इस इंटीमेशन में जितना भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है उसका पेमेंट कर दें। अगर आप इसका पेमेंट कर देते हैं बिफोर इशुएंस ऑफ एससीएन, दैट इज इंटीमेशन के टाइम पर, ठीक है, इंटीमेशन इशू हुआ आपको, इंटीमेशन के टाइम पर अगर आप पेमेंट कर देते हैं, दैट इज बिफोर इशू ऑफ एक्चुअल शो कॉज नोटिस, देन आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पेनल्टी कोई नहीं लगाएगा, एंड प्रोसीडिंग्स डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। समझ में आया क्या? अब सर क्या ऐसा होता है, एससीएन इशू करने के पहले वो बोल करके इशू करता है? जी हाँ, DRC 01A, इस फॉर्म में इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑफिसर, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑफिसर टू इशू यू दिस पर्टिकुलर इंटीमेशन, जिसमें वो कहेगा कि भाई सर मैं आपके अगेंस्ट इतना का एससीएन निकाल रहा हूँ, इतना इतना पेमेंट आ रहा है आपको, क्या आप पहले पेमेंट करना चाहते हैं? अगर मैं सहमत हूँ कि हाँ यार आपने सही कहा, ऑफिसर आपने सही कहा, तो मैं पेमेंट कर दूंगा, और मैं पेमेंट करूंगा तो वो एससीएन इशू नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? मैं फुल अमाउंट का पेमेंट करता हूं तो वो एससीएन इशू नहीं करेगा। अगर मैं पार्ट अमाउंट का पेमेंट करता हूं तो जो बचा हुआ अमाउंट है जिसके लिए मैंने पेमेंट नहीं की, उतने पर्टिकुलर अमाउंट के लिए एससीएन इशू होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट ना करूं, तो जितना मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उसके लिए फिर एससीएन इशू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बिफोर एससीएन कब हो सकता है, मालूम मालूम पड़ा तुम लोग को, इंटीमेशन के टाइम पर। अगर इंटीमेशन के टाइम पर आपने पेमेंट कर दिया सेक्शन 73 के अंडर, ओके, देन आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, जीरो पेनल्टी। अगर एससीएन इशू हो चुका आपको, ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं पे किया, बोला कि देखो देख लेंगे, आप एससीएन इशू करो, बाद बाद में देख लेंगे। अब एससीएन इशू हो चुका, अब यहाँ से 30 डेज तक, यहाँ से 30 डेज तक वापस से आपको एक पेनल्टी रिलीफ का टाइम लिमिट मिलता है। मतलब एससीएन से 30 डेज में अगर आप पेमेंट कर देते हो, then also no penalty would be levied under section 73. Is that clear? आपको पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि आपने एससीएन पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर टैक्स इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। समझ में आया? नेक्स्ट, अब आप फिर भी नहीं कर रहे हो, आप अग्री ही नहीं कर रहे हो, आप लोग ने क्या किया, 30 डेज में उसको पेमेंट करने के बजाय क्या किया, रिप्लाई फाइल कर दिया। रिप्लाई हम किसको करेंगे? ऑब्वियसली जिस अथॉरिटी ने एससीएन पास किया उसको करेंगे। एंड रिप्लाई हम लोग कितने टाइम लिमिट में करेंगे? जो एससीएन में लिखा होगा। ठीक है, सो रिप्लाई फर्निश्ड, जैसे ही मैंने रिप्लाई फर्निश किया, ऑफिसर ने बोला कि नहीं मेरे को ये रिप्लाई सही नहीं लगता, मैं क्या करूंगा, अब मैं असेसमेंट ऑर्डर पास कर लेता हूं, ऐसा ऑफिसर ने बोला। सो ऑफिसर ने क्या पास किया? असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब एक बार असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है, देन आप चाहते हो कि आप टैक्स का एंड इंटरेस्ट का पेमेंट कर दो। ठीक है, एक बार असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, तब आपको दिमाग में आ गया कि यार ऑफिसर जो पहले बोल रहा था वो सही था यार, मैंने क्यों पेमेंट नहीं किया।
क्यों पेमेंट नहीं किया, कर देता। तो यहाँ पर अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी वुड बी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। 10% ऑफ टैक्स इवेजन और 10,000 विच एवर इज हायर। समझ में आया? सो आप विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर करो चाहे 30 डेज ऑफ ऑर्डर के बाद करो, आपको पेनल्टी तो लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई पूरी बात? तो यहाँ पर याद क्या रखना है आपको? बिफोर एससीएन नो पेनल्टी, आफ्टर एससीएन बट विद इन 30 डेज ऑफ एससीएन नो पेनल्टी, आफ्टर ऑर्डर दैट इज जो भी 30 डेज हुआ या तो फिर 30 के बाद हुआ, देन दोनों ही केसेस में आपको पेनल्टी लगेगी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? अब एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। मान के चलो कि 2017-18, ठीक है, 2017-18 के लिए आपके अगेंस्ट एक शोकॉज इशू हुआ, शोकॉज नोटिस। क्या इशू है? शोकॉज नोटिस। अब ये शोकॉज नोटिस रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर ग्राउंड, ठीक है, मतलब एक ग्राउंड है जिसके ऊपर ऑफिसर एंड आपका जम नहीं रहा है। ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है, आप रिप्लाई फर्निश करते हो हर बार वो असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। तो ऐसे में टाइम एंड पेपर्स बचाने के लिए ऑफिसर क्या करेगा, अगर अगले साल भी, ध्यान से सुनना, अगर अगले साल भी सेम मैटर है तो वो क्या करेगा, शोकॉज नोटिस इशू नहीं करेगा, वो स्टेटमेंट इशू करेगा। वो स्टेटमेंट में लिखेगा कि भाई आने वाले सालों में भी आपका सेम केस है, इतना इतना पेनल्टी आपका बनता है एज पर दिस पर्टिकुलर केस। समझ में आया? तो हर बार शो कॉज नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं। फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफिसर कैन इशू स्टेटमेंट्स आल्सो। डन? अब आगे अपन सेक्शन 74 की पहले बातें कर लेते हैं, देन एक कॉमन पॉइंट्स जो होते हैं उसके ऊपर नजर डालेंगे। सेक्शन 74 इज फॉर फ्रॉड केसेस। कौन से केसेस के लिए? फ्रॉड केस। फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब आपने टैक्स की चोरी की, आपने टैक्सेबल सप्लाई किया पर आपने बताया कि एग्जाम सप्लाई की, जानबूझ के, टू इवेट टैक्स विथ मालाफाइड इंटेंट। ध्यान से सुनना मैं क्या वर्ड्स यूज करता हूँ। मालाफाइड इंटेंट मतलब मेरा माइंड बहुत गलत है। मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड, ठीक है, गिल्टी माइंड है मेरा। सो गिल्टी माइंड के केस में 74 लगेगा। एंड 74 जब भी लगेगा तब डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा टाइम लिमिट मिलता है टू कंप्लीट द एडजुडिकेशन। The said adjudication has to be completed within 5 years from the due date to furnish annual return to which such tax evasion relates or erroneous refund relates. समझ में? 5 साल में एडजुडिकेशन खत्म करना। नॉर्मल में 3 साल था, फ्रॉड केस में 5 साल मिलेगा, ठीक है। अभी ये एडजुडिकेशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज असेसमेंट ऑर्डर इशू करने के लिए 5 साल का टाइम लिमिट है। बट गवर्नमेंट कहता है कि आपको पहले शोकॉज नोटिस तो इशू करना पड़ेगा ना। तो शोकॉज नोटिस इशू करने के लिए आपको 6 महीने पहले इशू करना है। एटलीस्ट 6 महीने पहले तो इशू कर ही देना होगा। मतलब 5 साल माइनस 6 मंथ्स। 5 साल माइनस 6 मंथ्स, व्हाट इज द आंसर? 5 साल माइनस 6 मंथ्स इज 4 years 6 months। तो वहां पर 2 years 9 months था, यहाँ पर 4 years 6 months है। इतने टाइम लिमिट में आपको क्या करना होगा? शोकॉज नोटिस इशू करना है, ठीक है। अब शोकॉज नोटिस इशू करने से पहले आपको एक इंटीमेशन इशू करना पड़ता है, जैसे अपन ने 73 में देखा, उसी तरीके से 74 में भी आपको इशू करना पड़ेगा। समझ में आई बात? सो 4 years 6 months में आपको क्या करना है? शोकॉज नोटिस इशू करना है, ऑफिसर को शोकॉज नोटिस इशू करना है आपके ऊपर। ओके, एंड एडजुडिकेशन कब तक खत्म करना है? 5 साल के अंदर अंदर। अब ये ईयर्स ज्यादा क्यों रखा है? क्योंकि फ्रॉड है। फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो बहुत दिमाग वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर लगते हैं उसके लिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई टाइम लिमिट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। ओके, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। ओके, चलते हैं आगे। अभी पेनल्टी का सीन क्या है सेक्शन नंबर 74 के हिसाब से, आइए देखते हैं। अब इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने। 4 पार्ट में। 4 पार्ट कौन से?
बिफोर इश्यू ऑफ SCN, आफ्टर इश्यू ऑफ SCN बट विद इन 30 days ऑफ इश्यू ऑफ SCN, आफ्टर ऑर्डर बट विद इन 30 days ऑफ ऑर्डर, आफ्टर 30 days ऑफ ऑर्डर। ठीक है, मैं वापस से बता रहा हूँ। SCN के पहले, SCN के पहले, ठीक है, SCN के बाद पर 30 days के अंदर अंदर, ऑर्डर के बाद, ध्यान से सुना, SCN का रिप्लाई के बाद ऑर्डर पास होता है, ऑर्डर के 30 दिन में, एंड ऑर्डर के 30 दिन के बाद। ठीक है, तो ये 4 ब्रेकअप है। आपको याद क्या रखना है? 15, आपको याद क्या रखना है? बोलो। 15, 25, 50, 100, 15, 25, 50, 100। This is the percentage of tax which would be levied as penalty. 15% of tax amount would be penalty. Next is 25%, then 50%, then 100%. Okay. अगर आप लोग पूरा का पूरा टैक्स पेमेंट कर लेते हो, ठीक है, शो कॉज नोटिस के पहले, शो कॉज नोटिस के पहले ही आपने पेमेंट कर दिया, ओके, तो क्या पेनल्टी नहीं लगेगा? आंसर इज पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा, बट कम लगेगा, दैट इज 15% ऑफ टैक्स अमाउंट ही लगेगा। सेक्शन 73 में हम पढ़ते थे कि भाई कुछ भी नहीं लगेगा, सेक्शन 73 में था कि कुछ भी नहीं लगेगा, ओके, बट सेक्शन 74 में ऐसा नहीं है। सेक्शन 74 में 15% लगेगा। शो कॉज के आप 30 दिन में करते हो तो 25%, अगर ऑर्डर के 30 दिन में करते हो तो 50%, ऑर्डर के 30 दिन बाद करते हो तो 100%। क्लियर है? अब अगर आप टैक्सेस का पेमेंट कर देते हो, देन द प्रोसीडिंग्स वुड बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, खत्म हो जाएंगी। अगेन वापस से एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपने पार्ट पेमेंट किया टैक्स का, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उतने का ही शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है आपको। समझ में आया क्या? अब ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसको हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बुक्स में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही गूगल पे मिलेगा। ध्यान से सुन लेना, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका रिलेवेंस बहुत ही ज्यादा है, हाँ, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब एक चीज मैंने आपको सेक्शन नंबर 73 के टाइम बताई, क्या बताई? सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए, ध्यान से सुनना, सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए क्या इशू होंगे? क्या इशू होंगे? स्टेटमेंट इशू होगा। SCN इशू नहीं होगा, स्टेटमेंट इशू होगा। स्टेटमेंट मतलब एक समरी फॉर्म होगा, वो कहेगा कि भाई जो आपका SCN पिछले साल इशू हुआ था उसी ग्राउंड्स पर आने वाले साल, दैट इज सब्सिक्वेंट पीरियड्स के लिए ये स्टेटमेंट इशू हुआ। ओके, सेक्शन 74 ये कहता है कि पहला साल ऑफ फ्रॉड, फर्स्ट ईयर ऑफ फ्रॉड, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ फ्रॉड, इस केस में आपको तो SCN मिलना ही चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब SCN के पहले आप पेमेंट करते हो तो कोई SCN इशू नहीं होगा, पर अगर आप SCN के बाद पेमेंट करते हो तो ऑब्वियसली SCN इशू हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि SCN पूरा डिटेल में होगा। SCN वुड इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग, आपका क्यों ऐसा आ रहा है, क्यों हम लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं टैक्स का, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा लिखा होगा। ओके, अब अगर सेम केस है फॉर सब्सिक्वेंट ईयर, ध्यान से सुनना, 74 की बातें चालू है, सेम केस है फॉर सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब एग्जाम्पल ये 2017-18 की बात है, अब 2018-19 में भी सेम केस है, 2018-19 में भी सेम केस है, तो इस केस में कहा जाता है सेक्शन 74 में, ध्यान से सुनना, 74 में कहा जाता है कि 73 के हिसाब से जो स्टेटमेंट था वैसा ही स्टेटमेंट आपको इशू करना है। 74 में कहा गया 73 का जो स्टेटमेंट था वैसा ही स्टेटमेंट आपको इशू करना है। ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, देखो फर्स्ट ईयर ऑफ जो फ्रॉड था उसमें माना कि गवर्नमेंट को नहीं मालूम था कि फ्रॉड है, फर्स्ट ईयर में दैट इज 17-18 में नहीं मालूम था, पर 17-18 के बाद गवर्नमेंट हैड ऑल द फैक्ट्स, गवर्नमेंट को मालूम था कि यही सब चीजें अगले सालों भी होने वाली है, सो इट डजंट मीन दैट द डेटा इज सप्रेस्ड। ध्यान से सुना, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स बोला ना, क्या बोला? सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स में क्या लगता है? सेक्शन नंबर 74 लगता है। सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स में क्या लगता है? सेक्शन नंबर 74 लगता है। ओके, अब सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स कब होता है? जब मैंने छुपाया। अब सेक्शन 17-18 में मैंने छुपाया, अग्रीड, बट 17-18 में जब मैंने छुपाया उसके बाद आपको तो मालूम पड़ गया ना 18-19 में वही केस होगा। भले मैंने छुपाया लेकिन ऑल द फैक्ट्स वेर नोन टू डिपार्टमेंट, व्हेन ऑल द फैक्ट्स आर नोन टू डिपार्टमेंट इट डजंट मीन सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर डिपार्टमेंट के पास डिटेल्स है इट विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि स्टेटमेंट जो आपको इश्यू करने है वो सेक्शन 73 में करनी है। मतलब
हर सब्सिक्वेंट का फ्रॉड, हर सब्सिक्वेंट पीरियड का फ्रॉड फ्रॉड ओके, हर सब्सिक्वेंट पीरियड का फ्रॉड would be covered under section 73 and not section 74. This is a golden line which I told. वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ. हर सब्सिक्वेंट पीरियड का फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड केस फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड would always get covered under section 73. Why? Because suppression of facts का मीनिंग क्या होता है? सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स मतलब डिपार्टमेंट को वो फैक्ट्स मालूम नहीं थे, उसको हम कहते हैं सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. मैंने सप्रेस किया, पर जब 17-18 में डिपार्टमेंट को मालूम पड़ गया कि भाई ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, देन अगले सालों के लिए उसको सेक्शन 73 में नोटिस आपको इशू करना होगा, या तो फिर 73 में स्टेटमेंट इशू करना होगा. समझ में आया? अब और एक क्वेश्चन अराइज होता है, और एक क्वेश्चन क्या अराइज होगा कि इसमें टाइम लिमिट कौन सा लगाएगी डिपार्टमेंट, 74 का 5 साल लगाएगी या 73 का 3 साल लगाएगी. सो आई एम ऑफ द व्यू कि 73 का 3 साल लगाना चाहिए, नॉट 74 का 5 साल. क्योंकि जब 17-18 में आपको मालूम पड़ गया है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, then you have to be very much careful and cautious in case of 18-19. ठीक है, 18-19 में आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा. सो 74 का सेक्शन जो है वो सब्सिक्वेंट पीरियड के टाइम पर 73 में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आया क्या? अब एक और चीज बोल रहा हूँ, सेक्शन 75 में लिखी हुई ये चीज ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ. अगर ऑफिसर ने सेक्शन 74 में नोटिस इशू किया, ठीक है, देन बाद में जो रिप्लाई फर्निश किया असेसी ने, दैट इज टैक्स पेयर ने, उस रिप्लाई में वो प्रूव कर देता है खुद को. क्या प्रूव करता है कि भाई मैं नॉन फ्रॉड हूं, मैं फ्रॉड नहीं हूं, देन दिस सेक्शन 74 का नोटिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 73 का नोटिस. समझ में आया? ये लिखा हुआ है आगे, ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब यहाँ पर ना फॉर्म्स की चर्चा की है मैंने, ये फॉर्म्स आप लोग देख लेना. आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस फॉर्म नंबर्स. ओके, अभी येलो पैच में क्या लिखा है वो देख लेते हैं. शो कॉज नोटिस इज गिवन टू द पर्सन बिफोर रेजिंग द डिमांड. डिमांड रेज करने के पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई आप हमको प्रूव करो कि भाई शो कॉज नोटिस हम आपके ऊपर हम आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर क्यों पास ना करें. प्लीज शो अस अ कॉज दैट व्हाई रिफंड शुड नॉट बी व्हाई रिफंड शुड बी अलाउड, व्हाई दिस टैक्स शुड नॉट बी पेएबल फ्रॉम यू एंड व्हाटएवर इट इज. ठीक है, आफ्टर रिसीविंग रिप्लाई प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज ऑर्डर. ठीक है, अब ये प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है ये हम आगे वाला डिस्कशन देखने वाले हैं. ओके, अब जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको DRC 01 में समरी इशू करना होगा शोकॉज नोटिस का. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर रेगुलरली क्वेश्चन आता है. ध्यान से सुनो ये क्या पॉइंट्स है. अब सेक्शन 73 लगने के लिए आपका टैक्स पेमेंट शॉर्ट होना चाहिए या तो फिर नो पेमेंट होना चाहिए. ध्यान से सुनना, टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड मतलब मतलब ऐसा कि भाई टैक्स बनता है पर आपको मालूम नहीं था, टैक्स नॉट पेड. आपको मालूम था कि भाई टैक्स 100 रुपया है, पर आपने बोला कि नहीं, मेरे को रेट ऑफ टैक्स लगता है कि 12% है, पर एक्चुअल में 18 भी है, 12 भी, कंफ्यूजन है. तो मैंने कहा क्या 12 के हिसाब से पे किया, तो इसको हम बोलेंगे टैक्स शॉर्ट पेड. सो इन ऑल सच केसेस सेक्शन 73 नोटिस इज इशूड. ओके, तो सेक्शन 73 का नोटिस इशू होने के लिए पहले आपके साइड से कुछ इनपुट होना चाहिए, उसके बाद ही गवर्नमेंट कुछ उसके ऊपर एक्शन लेगा. ओके, आपने अगर टैक्स पेमेंट नहीं किया, ओके, टैक्स पेमेंट इन द सेंस उस पोजीशन पे आपको लगता है कि भाई टैक्स नील होना चाहिए, नील, जीरो. ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी. मान के चलते हैं सेक्शन 73 की बातें चल रही है. ओके, सेक्शन 73 में क्या क्या कवर होगा? टैक्सेस नॉट पेड, ओके, नॉट पेड, शॉर्ट पेड, ओके, एक्सेस ITC क्लेम एंड रिफंड एरोनसली रिफंडेड, ओके, ग्रांटेड. तो ये केसेस है, पर अभी के लिए हम ये दोनों केस पे डिस्कशन करते हैं. अब टैक्सेस नॉट पेड मतलब कुछ प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एग्जेम्पशन है कि टैक्सेबल है, वो थोड़ा डायलेमा में हूं. ओके, तो मैंने क्या किया अभी सॉरी मैंने क्या किया, GSTR 3B फाइल कर दिया. GSTR 3B फाइल कर दिया एंड कहा कि सर इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रहा है, मेरे को लगता है कि नहीं आना चाहिए, तो मैंने 0 दिखाया. ओके, देन शॉर्ट पेड, मेरे को लगता है कि 20 रुपए आना चाहिए,
बट एक नोटिफिकेशन है जो 30 भी कह रहा है, तो मैं बेनिफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से 20 रुपया भर रहा हूँ। तो इन दोनों केसेस में 3B मैंने फाइल किया, मतलब आई एम एक्सेप्टिंग, मैंने खुद ने बोल दिया कि भाई मैं पे 0 करूंगा एंड मैं पे 20 करूंगा। बट अगर मैंने 3B फाइल नहीं किया, GSTR 3B फाइल नहीं किया, इट ऑब्वियसली मीन्स कि मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया। यस और नो? सोच सोच समझ के बोलो। 3B फाइल किया नहीं किया मतलब, 3B फाइल नहीं किया मतलब मैंने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। ओके, तो जब मैं टैक्स का पेमेंट नहीं करता हूं, तो क्या वो सेक्शन 73 के टैक्सेस नॉट पेड में कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाला, सर्कुलर नंबर 76, आई थिंक सर्कुलर नंबर का रेफरेंस दिया है क्या मैंने? हाँ, 76/2018। ओके, ये सर्कुलर में कहा गया कि अगर आपने 3B फाइल नहीं किया, दैट इज डिले इन फर्निशिंग ऑफ 3B, डिले इन फर्निशिंग ऑफ 3B would not be covered, would not be covered in case of section 73। 73(11) जो है, 73(11) क्या कहता है? अगर आपने सेल्फ असेस्ड टैक्स पे नहीं किया, ध्यान से सुना, 73(11) ये कहता है कि अगर आपने सेल्फ असेस्ड टैक्स पेमेंट नहीं किया, ओके, सेल्फ असेस्ड टैक्स, आपने अग्री किया कि भाई आपको 100 रुपया पे करना है, एंड आप अगर 100 रुपया पे नहीं करते हो, अगर आपने बोला कि भाई मेरे को 100 रुपया पे करना चाहिए, एंड आप 100 रुपया पे नहीं कर रहे हो, एंड आपने 3B फाइल नहीं किया, ओके, then in that case this particular situation would not be covered by section 73 subsection 11। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, तो गवर्नमेंट क्या कहता है अगर आपका 3B ही लेट फाइल हो रहा है, तो मतलब आपने अब तक टैक्स का भुगतान किया ही नहीं, आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आपने जीरो पकड़ के नहीं किया, मतलब यहाँ पर जैसे था कि मैंने बोला कि भाई मेरा टैक्स लायबिलिटी 0 है एंड मैं पे नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको 100 रुपया पे करना है, पर फिर भी आप पे नहीं करते हो क्योंकि आपके पास शायद अमाउंट नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं होगा। सो डिले इन फर्निशिंग ऑफ 3B कैनॉट रिकन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73, 73(11) rather। ओके, तो फॉर्मली रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 ऑफ CGST Act कैनॉट कैन ओनली बी इन्वोक्ड when provisions of section 73 are invoked and 73 are invoked when 3B is filed, obviously ये इंटरप्रिटेशन है। 3B is filed and taxes are not paid, taxes are short paid, erroneously refunded or ITC excess claim by the reasons other than fraud, willful misstatement or suppression of facts. The provisions of section 73 are generally not invoked in case of delayed filing of 3B, क्योंकि आप पे करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, आप पे करना चाहते हो, यू आर नॉन फ्रॉड केस, आप पे करना चाहते हो, पर 3B रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए आप लोग टैक्स रेट पेमेंट कर रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, बिकॉज 3B इज ओनली पॉसिबल ओनली ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, आपने बोला कि हाँ मैं पे करूंगा सर, मैं पे करूंगा, पर मेरे पास एक बार थोड़ा सा फंड्स आने दो, कोरोना का सिचुएशन है, मेरा सिचुएशन टाइट है, तो मैं विद इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, पेनल्टी जो भी लगती है लेट फाइलिंग की वो भी मैं भरूंगा, बट taxes not paid only because 3B is not filed cannot reckon the provisions of section 73। okay, because tax along with applicable interest and as already paid but after the due date of payment of such tax। मतलब आप 3B फाइल करोगे, आप 3B फाइल करोगे, आपने किया भी होगा पर ड्यू डेट के बाद किया, so it cannot be called as taxes not paid। okay, it is accordingly clarified by circular this that penalty under section 73(11) is not payable in such cases। General penalty of 25,000 CGST, 25,000 SGST would be levied। अब 73(11) का क्या पेनल्टी है? 73(11) का क्या पेनल्टी है? 10% of tax or 10,000 whichever is higher is the penalty as per section 73(11। 73(11) क्या कहता है, ध्यान से सुनना। 73(11) कहता है कि अगर आप just a second, some technical issue। okay, section 73(11, सेक्शन 73(11) ये कहता है कि अगर आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स था, सेल्फ असेस्ड टैक्स मतलब आपने खुद ने डिटरमाइन किया है पर आप पे नहीं कर रहे हो, अगर आप सेल्फ असेस्ड टैक्स पे नहीं करते देन आपको पेनल्टी लगेगा ही लगेगा, इवन इफ शो कॉज नोटिस इज इशूड और नॉट इशूड। नॉर्मल केसेस में कैसा था
अगर SCN के पहले आपने पेमेंट किया या तो SCN के बाद पर 30 डेज के अंदर पेमेंट किया तो आपको पेनल्टी नहीं लगता था, नो पेनल्टी। ओके ओके, बट दिस टैक्स अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय ऑफिसर। ऑफिसर ने डिटरमाइन किया है, उसके लिए नो पेनल्टी। बट अगर आप खुद ही डिटरमाइन करते हो एंड फिर भी आप पे नहीं करते, देन आपको कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगा पेनल्टी से। आपको फिक्स पेनल्टी भरना पड़ेगा, 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। इज दैट क्लियर? सो सेल्फ असेस टैक्स अगर आपने पे नहीं किया एंड आप बोलते हो कि शो कॉज नोटिस आने से पहले पे कर दिया ना मैंने, ओके, देन ऑल्सो देर इज नो रिलीफ, देन ऑल्सो देर इज नो रिलीफ। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हुए सेक्शन 122 से कनेक्ट करता हूँ। सेक्शन 122 क्या कहता है? अगर 3 महीने में टैक्स कलेक्ट करने के 3 महीने में अगर आप डिपॉजिट नहीं करते तो आपको पेनल्टी लगेगी एज पर सेक्शन नंबर 122। कितनी पेनल्टी है वहां पर? 10,000 और टैक्स इवेजन विच इज हायर। ठीक है, तो वो सब अपन बाद में देखेंगे। सो ये सारी पेनल्टीज कहां पर लिखी हुई है? सेक्शन 122। तो बेसिक मीनिंग क्या है? सेल्फ असेस टैक्स अगर आपने खुद ने डिटरमाइन किया आपका टैक्स, तो चाहे SCN इशू हुआ हो चाहे SCN इशू ना हुआ हो, आपको पेनल्टी फिक्स लगेगी। पर अगर 73 के बाकी का केस है, दैट इज ऑफिसर ने डिटरमाइन किया आपका पेनल्टी, देन इन दैट केस आपको SCN के पहले पे कर दिया तो नो पेनल्टी, SCN के 30 डेज में पे किया तो नो पेनल्टी। क्लियर? नेक्स्ट, इफ डिमांड रेज्ड इज नॉट पेड विद इन 3 months ऑफ द ऑर्डर। मतलब ऑर्डर इशू करने के बाद डिमांड इज ओनली क्रिस्टलाइज्ड व्हेन ऑर्डर इज पास्ड। टेक अ नोट ऑफ इट। डिमांड इज ओनली क्रिस्टलाइज्ड ओनली व्हेन ऑर्डर इज पास्ड। अगर ऑर्डर पास हुआ तो ही डिमांड क्रिस्टलाइज होगा। एंड अगर असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है, ओके, एंड आपने फिर भी डिमांड का पेमेंट नहीं किया 3 महीने में, देन आपके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी अंडर सेक्शन 78, जो आज का ही डिस्कशन है। अब यहाँ पर ऑर्डर पास करने से 3 महीने में अगर पे नहीं किया तो रिकवरी प्रोसीडिंग। तो 3 महीने का टाइम लिमिट क्यों दिया? बिकॉज अगर आपको उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना है तो 3 महीने का आपको टाइम लिमिट दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर रियली सॉरी, पता नहीं इतना खांसी क्यों हो गया आज। ओके, तो डिमांड आपके ऊपर अगर इश्यू हो चुका है, दैट इज डिमांड क्रिस्टलाइज हो चुका है, रेज हो चुका है बाय पासिंग सेल्फ, दैट इज बाय पासिंग असेसमेंट ऑर्डर बाय ऑफिसर, देन उस असेसमेंट ऑर्डर के अगर 3 महीने में आप पेमेंट नहीं करते, देन आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी। इज दैट क्लियर? अब रिकवरी प्रोसीडिंग 3 महीने के बाद इनिशिएट होंगी, तो 3 महीने में आपको क्या करना है? आपको या तो फिर डिमांड एक्सेप्ट करना है या तो फिर आपको अपील फाइल करनी है। इज दैट क्लियर? सप्रेशन का यहाँ पर मीनिंग दिया, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट, ये इंटरलिंकिंग का पॉइंट है। इफ द सप्लायर इज मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन 74, ठीक है, अगर सेक्शन 74 के तहत पेमेंट कर रहा है, 74, 129, 130 ये था, याद आ रहा है? सेक्शन 17(5)(j) जो कहता है 74, 129 एंड 130। अगर इस सेक्शंस में अगर आपका सप्लायर पे करता है तो आप जो रिसिपिएंट है उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, वो खाली एक इंटरलिंकिंग पॉइंट था। ये फॉर्म नंबर्स आप खुद से ही पढ़ लेना। ओके, नॉट डिस्कसिंग दिस फॉर्म नंबर्स। नेक्स्ट, कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है पहले वो समझते हैं। ओके, हु इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब कौन? जो शो कॉज नोटिस इशू करती है। ठीक है, जो क्या करती है? शो कॉज नोटिस इशू करती है, जो एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है? मैंने आप लोग को जब लेक्चर स्टार्ट किया तभी बताया था कि अमाउंट वाइज बाइफरकेटेड। ओके, सो अमाउंट किस तरीके से देखो, अगर आपका CGST का केस है, ठीक है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाईज आप करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाईज। ओके, इंट्रा स्टेट सप्लाईज अगर आप कर रहे हैं तो आपका CGST का ही केस बनेगा, सेक्शन 73 और 74 दोनों ही केसेस में। अगर आपका टैक्स इवेजन इज अप टू ₹10 lakhs,
ठीक है, सीजीएसटी का अमाउंट है, अगर अप टू ₹10 lakhs है, देन सुपरिटेंडेंट वुड बी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अगर मोर देन ₹10 lakh है बट अप टू ₹1 crore है, then deputy commissioner or assistant commissioner would be your adjudicating authority. क्लियर है? अगर 1 crore से ज्यादा है, then additional commissioner or joint commissioner of central tax would be your adjudicating authorities. समझ में आ रही है क्या बात? ओके. रियली सॉरी, पता नहीं हो रहा है आज. एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स वुड बी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. समझ में आया? अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड करते हो एंड आपका सीजीएसटी का केस बन रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी का, देन सीजीएसटी का अमाउंट अगर अप टू 1 लाख है, सॉरी अप टू ₹10 lakhs है, देन सुपरिटेंडेंट. अगर मोर देन 10 lakhs है बट अप टू 1 CR है, देन डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर. अगर मोर देन 1 CR है, देन इट इज एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर. क्लियर? अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट करते हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाईज करते हो, देन आपका आईजीएसटी का केस बनेगा. ठीक है, तो जो भी यहाँ पर हमने लिखा है उसको डबल कर देना, आपको डबल करना आपको. ओके, मतलब अगर आपका आईजीएसटी का इवेजन इज अप टू ₹20 lakhs, देन सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स वुड बी योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ओके. नेक्स्ट, अगर 20 लाख से ज्यादा है पर अप टू ₹2 crore है, ठीक है, आईजीएसटी का टैक्स इवेजन मोर देन ₹20 lakhs बट अप टू ₹2 crore, देन योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वुड बी डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर. अगर मोर देन 2 crore है, more than 2 crores, then additional commissioner or joint commissioner would be your adjudicating authorities. Is that clear? अगर आप इंट्रा स्टेट भी करते हो एंड इंटर स्टेट भी करते हो, ध्यान से सुनना, इंट्रा स्टेट भी सप्लाईज करते हो विद इन द स्टेट एंड इंटर स्टेट भी करते हो, दोनों ही करते हो, देन इन दैट केस सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी इसका टोटल आपको कंपेयर करना. अगर सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी का टोटल अगर 20 लाख तक है, देन सुपरिटेंडेंट विल पास द असेसमेंट ऑर्डर्स बिकॉज ही विल बी योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अगर 20 लाख से ज्यादा है एंड अप टू 2 CR है, देन डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स. अगर मोर देन 2 CR है, देन एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर. मैंने हायरार्की ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हायरार्की में एक बार शॉर्ट में यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ. सुपरिटेंडेंट इज द लोवेस्ट लेवल. ओके, सुपरिटेंडेंट इज द लोवेस्ट लेवल, देन आएगा असिस्टेंट कमिश्नर, देन आएगा डेप्यूटी कमिश्नर. ओके, देन आएगा जॉइंट कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर. ओके, अब यहाँ पर डिस्कशन इतना तक की, इसके ऊपर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, फिर चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ये सब आएगा. ठीक है, तो यहाँ सुपरिटेंडेंट इज ओनली लिमिटेड फॉर दिस पर्टिकुलर टैक्स इवेजंस. ओके, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इसके लिए, एंड जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स एकदम हाईएस्ट अगर टैक्स लायबिलिटीज है तो इसके लिए. क्लियर है? अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट क्यों था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट क्यों था? आंसर इज डिपेंडिंग अपॉन योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द अपीलेट अथॉरिटी इज डिसाइडेड. ओके, मतलब अगर आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट होता है, देन आपका देन आपका जो ये होता है अपील्स, अपीलेट अथॉरिटीज, वो होती है एडिशनल कमिश्नर अपील्स. ठीक है, ये होता है, दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है. अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट और डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, अगर इन लोगों ने असेसमेंट ऑर्डर्स पास किए, तो आपको अपीलेट अथॉरिटी किसके पास जाना है? आपको जाना है एडिशनल कमिश्नर अपील्स के पास. ओके, एंड अगर एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर पास किया, ओके, मतलब वो बहुत ही बड़ा केस है, तो बहुत ही बड़ा केस है, तो अपने को कमिश्नर अपील्स के पास जाना होगा. समझ में आया? सो डिपेंड्स upon your adjudicating authority, your appellate authority would be decided. And how adjudicating authority is decided? Depending upon your case. अगर 10 लाख है, 10 लाख से लेके 1 करोड़ है, ठीक है, एंड मोर देन 1 CR है, तो फिर कुछ अलग है. अगर आईजीएसटी है तो फिर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी का केस है, तो अप टू 20 लाख सुपरिटेंडेंट, मोर देन 20 लाख बट अप टू 2 करोड़ इट इज डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मोर देन 2 CR इट इज एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर. ठीक है, अब यहाँ पर अपना ये जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था सर्कुलर नंबर 31 में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 75, उसके बाद 76 करेंगे. ठीक है, दिस इज सेक्शन नंबर 75. नाउ सेक्शन नंबर 75 इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है, दिस इज जनरल प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं डिपार्टमेंट को वाइल डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। क्या है देखो, period of stay shall be excluded while computing period of completing adjudication under section 73 और 74। मतलब जो भी पीरियड का आपका स्टे पीरियड होगा, that stay period would be excluded, stay period would be excluded from the time limit to complete adjudication। अब स्टे पीरियड का मतलब क्या होता है? स्टे मतलब कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक ऑन एप्लीकेशन ऑफ असेसी, ठीक है, अगर असेसी ने अप्लाई किया, बोला कि सर आप ना ये जो टैक्स का प्रोसीडिंग्स मेरे सामने मेरे अगेंस्ट चालू किया है, उसको आप रोक दो थोड़ी देर के लिए प्लीज, क्योंकि अगर आप उसको कंटिन्यू करोगे देन इट विल कॉज मी सीरियस हार्डशिप्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एंड असेसी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको प्रूव भी करना पड़ेगा व्हाइल अप्लाइंग टू द स्टे। क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि केस इज इन हिज फेवर, उसके फेवर में ही केस आने वाला है, पर मेरे पास अभी पेमेंट करने के लिए अमाउंट्स नहीं है, तो आप लोग इस केस को थोड़ी देर के लिए स्टे दे दो। ओके, तो जो भी स्टे होगा दैट स्टे पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रीड कर लेना। नेक्स्ट, order shall be issued within 2 years from the date of communication of said direction if it is required to be issued in pursuance of the direction of appellate authority or tribunal or court। मतलब अगर आपके अगेंस्ट स्टे का ऑर्डर दिया हुआ है, ओके, सो वो स्टे का ऑर्डर जब आपको कम्युनिकेट किया, तो वो स्टे के ऑर्डर से लेकर के 2 साल के अंदर अंदर ऑफिसर ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, वो स्टे का पीरियड उसमें लिखा होता है, स्टे का जो एप्लीकेशन है ना, उसके बाद जो आपको मिलेगा ऑर्डर, उसमें स्टे का पीरियड लिखा होता है। तो स्टे का पीरियड को छोड़ करके आपको 2 साल के अंदर अंदर, दैट इज ऑफिसर को 2 साल के अंदर अंदर ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब अगर मान लो कि एसएससी बीमार है या तो फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया पर वो आ नहीं पाया, ठीक है, तो उस केस में पोस्टपोन किया जा सकता है। पोस्टपोन को बोलते हैं अपन एडजर्नमेंट। तो तीन एडजर्नमेंट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिमांडेड इन ऑर्डर shall not be in excess of what is specified in notice। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या कहता है, अगर नोटिस में समझो 10 रुपया टैक्स का डिमांड किया गया, ठीक है, अगर नोटिस में 10 रुपए का अगर टैक्स का डिमांड किया गया, तो ऑर्डर में आप लोग 12 रुपया डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर कैनॉट ट्रेवल बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन शो कॉज नोटिस। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट शैल बी पेएबल इवन इफ नॉट मेंशन्ड इन शो कॉज नोटिस। ध्यान से सुनना, शो कॉज नोटिस पर कभी भी इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं लिखा होता। क्या बात कर रहे हो सर, सच में? हाँ भाई सच में। क्यों ऐसा? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। हर चीज के पीछे रीजन है। शो कॉज नोटिस पर इंटरेस्ट का ना होना इज वेरी नॉर्मल। क्यों ऐसा? क्योंकि शो कॉज नोटिस में देखो, इंटरेस्ट कब तक लगता है मेरे को बताओ, इंटरेस्ट कब तक लगता है? फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच इट इज अक्रूइंग टू द डेट ऑफ पेमेंट, टू द डेट ऑफ पेमेंट, टू डेट ऑफ पेमेंट। अब जब शो कॉज नोटिस ऑफिसर ने इशू किया, क्या तब उसको मालूम था कि आप पेमेंट कब करोगे या करोगे भी या नहीं? ये भी मालूम था क्या? नहीं मालूम था। सो इंटरेस्ट लायबिलिटी कैन नॉट बी फ्रीज्ड। इंटरेस्ट लायबिलिटी फ्रीज नहीं हो सकता है। सिर्फ वो उतना लिख लेगा कि भाई इंटरेस्ट वुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 50। ओके, इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर सेक्शन 50 ऐसा लिख देगा, बट अमाउंट नहीं बताएगा। आप कोई भी शो कॉज नोटिस उठा के देख लो, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट शो कॉज नोटिस पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स, जब तक वो इंटरेस्ट रुक जाए, वो डेट ही फिक्स नहीं है। जब डेट ही फिक्स नहीं है, मैं इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे क्रिस्टलाइज कर सकता हूँ? ओके, सो यहाँ पर यहाँ पर इंटरेस्ट विल नॉट बी मेंशन्ड इन एससीएन। ओके, हाउएवर there can be a case there can be a case where interest amount would be mentioned in show cause notice। अब मैं बता रहा हूँ कौन सा केस, ध्यान से सुनना। अगर आपने आईटीसी को रिवर्स किया, ओके, आईटीसी अवेल किया रॉन्गली, ठीक है, अवेल रॉन्गली, इफ आईटीसी अवेल रॉन्गली, एक सेकंड ना, लिख रहा हूं पर दिख नहीं रहा इधर, ये टेक्निकल ग्लिच से ना मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आईटीसी अवेल्ड, ओके, आपने गलत आईटीसी अवेल्ड किया रॉन्गली, ओके,
अब ये गलत आईटीसी को आप लोग रिवर्स भी कर देते हो, टाइम पे रिवर्स कर दिया। हाँ, आईटीसी रिवर्स्ड, गलती से ले लिया रिवर्स कर दिया, मेरे को मालूम पड़ गया कि भाई ये गलत आईटीसी, रिवर्स भी कर दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या कहता है कि आपने आईटीसी रिवर्स किया, बहुत अच्छी बात की, पर आपने इस आईटीसी के रिवर्सल पर सेक्शन नंबर 50 के हिसाब से 24% पर इंटरेस्ट तो रिवर्स ही नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट तो पे ही नहीं किया। इंटरेस्ट का पेमेंट हमेशा कैश में करना है, तो ये 24% का इंटरेस्ट कौन पे करेगा? तो यहाँ पर अथॉरिटी को मालूम है कि अवेलमेंट से लेकर के रिवर्सल तक का इंटरेस्ट लगना है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स हो चुका ना। अगर रिवर्स ना होता तो शो कॉज नोटिस पर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं लिखते, पर रिवर्सल का डेट मालूम है, इसीलिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी असरटेन्ड। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में शो कॉज नोटिस पर इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा होगा। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई एम डूइंग। ये सारा का सारा कुछ चीज जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एंगल से बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब काम मैंने किए हुए हैं और अभी भी करता हूँ, ठीक है। सो ड्यू टू माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आई होप इट इज बेनिफिटिंग यू। चलो, next is proceedings deemed to be concluded if adjudication order is not passed within time limit। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, अगर टाइम लिमिट के अंदर एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने ऑर्डर पास नहीं किया, 3 साल 5 साल एज द केस में बी, देन प्रोसीडिंग्स वुड बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, an issue on which decision is given prejudicial to the interest of revenue and appeal has been filed before higher authority, the period spent between date of decision of lower authority and date of decision of higher authority shall be excluded from the calculation of time limit to complete adjudication। is that clear? ओके तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं एक बार क्या मीनिंग है उसका, एग्जैक्ट मीनिंग। प्रोविजन तो ये है, ओके। अब प्रोविजन क्या बोलता है, मान लो कि अगर ए का केस है, ध्यान से सुनना, अगर ए का केस चल रहा है, बरोबर है। अब ए का केस है, कुछ मैटर पे चल रहा है, से एग्जांपल इंटरमीडिएरी के मैटर पे केस चालू है, ओके। अब ए का केस चल रहा है इंटरमीडिएरी केस पे, अब 2017-18 का केस चल रहा है, ओके। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने अपील फाइल किया, डिपार्टमेंट ने अपील फाइल किया है अपीलेट अथॉरिटी के पास, ओके। या तो फिर अपीलेट अथॉरिटी ने मतलब आगे अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने फाइल किया अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, ओके। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में गए एंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गए। इंटरमीडिएरी का ही केस चालू है, ठीक है, इंटरमीडिएरी का ही केस चालू है 2017-18 का, मिस्टर ए का। अब ये केस तो चालू है, अब यहाँ पर आगे जो है ना ये ऑलरेडी अपील्ड है, सेम केस। तो 2018-19 में डिपार्टमेंट बोलता है कि सर हम लोग वापस से ये केस अभी नहीं उठा रहे हैं तब तक जब तक फाइनल अथॉरिटी अपना ऑर्डर नहीं सुना देता। ध्यान से सुना, वापस बोल रहा हूँ, ए का एक केस चालू है इंटरमीडिएरी के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके ऊपर समझो केस चालू है, ओके। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट गुस्सा हो गया, डिपार्टमेंट बोलता है कि मैं अपील करूंगा, ओके। सो अगर मैंने अपील किया है, अगर डिपार्टमेंट ने अपील किया तो अपीलेट अथॉरिटी ने कुछ ऑर्डर पास किया होगा, मान के चलो कि अपीलेट अथॉरिटी ने भी डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट नहीं दिया, तो डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल के उधर केस चालू है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी ऑर्डर है कि नहीं लगेगा, अभी डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा, हाईकोर्ट के पास जाएगा। अब हाईकोर्ट के पास गया, हाईकोर्ट ने भी बोला नहीं लगेगा, अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये एक ही केस जो है 2017-18 का वो खींचा चला जा रहा है टू हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटीज। अब यही जो केस है ना, यही जो केस वो 18-19 में, 19-20 में, 20-21 में एंड आने वाले हर साल में लगने, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑफिसर है वो क्या करता है, वो एक लेटर लिखता है, बोलता है कि हम लोग ना इस इंटरमीडिएरी के मैटर पर एडजुडिकेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर दिस पर्टिकुलर कोर्ट्स। ये कोर्ट्स के पास ना मैटर ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग वापस से टाइम इतना क्यों बर्बाद करें, वापस से मैं इशू करूंगा नोटिस, वो रिप्लाई फाइल करेंगे, मैं ऑर्डर पास करूंगा, ठीक है, डिपार्टमेंट वापस अपील करेगा, वापस अपील करेगा, वापस अपील करेगा, तो ये सारा केस जो होता है, ठीक है, मतलब इसमें टाइम बहुत वेस्ट होएगा। सो इसीलिए इसीलिए एक मैकेनिज्म निकाला गया कि अगर एक ही केस पर ऑलरेडी कुछ अपील पेंडिंग्स है,
तो ये अपील का जो टाइम लिमिट है, ठीक है, ये जो टाइम लिमिट डिफरेंस है, वो टाइम लिमिट को अपन 2018-19 की टाइम लिमिट टू कंप्लीट एडजुडिकेशन में एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब इसको छोड़ करके, ये टाइम लिमिट जो यहाँ पर लॉस्ट हुआ ना, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके जो भी होगा दैट विल बी कंसिडर्ड। क्लियर हो गया? ओके okay. जो भी टाइम यहाँ पर लॉस्ट हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर 18-19, ठीक है, अगर समझो 3 साल का टाइम लिमिट है एडजुडिकेशन खत्म करने का, पर 3 साल तो यही अपील में निकल गया, ठीक है, जो 17-18 का अपील था उसमें ही 3 साल निकल गया। तो यहाँ पर जो 3 साल निकले, वो 3 साल को एक्सक्लूड करके 3 साल मिलेगा। समझ में आया? सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस प्रोविजन। आई होप आपने इसके पहले इतना डीप एनालिसिस नहीं किया होगा ये पॉइंट पर, ठीक है। अगर वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना, है ना। नेक्स्ट, if the self-assessed tax determined under section 39 remains unpaid either wholly or partly, or any amount interest payable on such tax remains unpaid, then recovery proceeding shall be done as per section 79। ठीक है, एकदम नॉर्मल पॉइंट है। आगे, अगर सेक्शन 73 या तो फिर 74 का 73 या तो फिर 74 में कोई पेनल्टी लग रही है, तो सेम ऑफेंस के लिए दूसरे कोई प्रोविजन के अंदर अगर पेनल्टी है तो वो नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि एक ही पेनल्टी के लिए 2 अलग सेक्शन नहीं लग सकते। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 76 की। सेक्शन नंबर 76, एवरी पर्सन, इसका हेडिंग क्या है? टैक्सेस कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। आपने टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपने टैक्स ही कलेक्ट किया हो, आपने कोई भी अमाउंट कलेक्ट किया रिप्रेजेंटिंग टैक्स। मतलब मान लो कि आपसे मैंने कुछ अमाउंट खरीदी, अमाउंट ली, एंड बोला कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ प्लीज। मैंने आप लोग को बोला कि 8,000 रुपीज इज द प्राइस फॉर बैच, ओके, एंड ये 8,000 में इंक्लूडिंग टैक्स है, इंक्लूडिंग टैक्स है, मतलब मैंने आपसे टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया ऐसा माना जाएगा। एंड जो भी मैंने अमाउंट कलेक्ट किया 8,000, ठीक है, उसके अंदर जो भी टैक्स का कंपोनेंट है, प्राइस कम टैक्स, दैट आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट फोर्थविथ। फोर्थविथ मतलब तुरंत ही, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कलेक्ट किया है अमाउंट रिप्रेजेंटिंग टैक्स अंडर दिस एक्ट। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस बोल दिया, मतलब सब टैक्स आ गए। तो यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना जब भी आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखो, तो आप अगर रजिस्टर्ड हो तो ही लिखना। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो एंड इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस लिखोगे तो आप सेक्शन नंबर 76 में फंस सकते हो। डिपार्टमेंट कैन इशू अ नोटिस अंडर सेक्शन 76 इफ यू आर राइटिंग इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड यू आर नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई आपने अमाउंट रिप्रेजेंटिंग टैक्स कलेक्ट की। ओके, तो अब तक तो गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसा पॉइंट आया नहीं है, अगर काश ये वीडियो देख ले तो आ जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम एनी पर्सन any amount representing as tax under this act shall pay the said amount to the credit of central or state government regardless of whether such supplies was taxable or not। अगर सप्लाई टैक्सेबल है चाहे ना हो, अगर आपने अमाउंट कलेक्ट किया है रिप्रेजेंटिंग टैक्स, देन इट हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, शो कॉज नोटिस आपके अगेंस्ट इशू होगा, ठीक है, आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। अब यहाँ पर ना कोई टाइम लिमिट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 73 एंड 76। सेक्शन 73 क्या बोलता है? 73 भी हालांकि यही बोलता है कि आपने टैक्स कलेक्ट किया और डिपॉजिट नहीं किया, पर यहाँ पर मेजर डिफरेंस है, आपने एनी अमाउंट कलेक्ट किया रिप्रेजेंटिंग टैक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? सेक्शन 73 में शोकॉज नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट था। ओके, सेक्शन 75 कहता था कि अगर उतने टाइम लिमिट में एडजुडिकेशन नहीं हुआ देन प्रोसीडिंग्स डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर चाहे 10 साल हो चुके हो, 10 साल में भी आपको शोकॉज नोटिस इशू हो जाए। सेक्शन 76 हैज अ रिगर पावर, हैज अ वाइडर पावर, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है ये, बहुत ज्यादा पावर है इसके पास। ओके, सेक्शन 73 में इतना पावर नहीं है। 73 में 5 इयर्स एंड 3 इयर्स, बस उतना ही पावर है। बट 76 का नोटिस कभी भी इशू हो सकता है, एनी टाइम, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद, कभी भी। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स कलेक्ट किया है, ठीक है, पर आपने जमा नहीं करवाया,
आपने एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग टैक्स कलेक्ट किया है पर आपने जमा नहीं करवाया, देन सेक्शन नंबर 76 वुड बी एप्लीकेबल। ओके, आगे नोटिस टू बी इशूड, नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट। बट अगर शोकॉज नोटिस इशू हो जाती है, ध्यान से सुनना, अगर शोकॉज नोटिस इशू हो जाती है देन शोकॉज नोटिस के 1 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास करना होगा। स्पीकिंग ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर मतलब उसमें फैक्ट्स लिखने हैं आपको। ओके, अब प्रॉपर ऑफिसर जो है उसको ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है। ऑर्डर कैनॉट बी पास एनी टाइम, बट शोकॉज नोटिस कैन बी इशूड एनी टाइम। पहले शोकॉज नोटिस होता है फिर ऑर्डर होता है। शोकॉज नोटिस इशू करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट शोकॉज नोटिस एक बार इशू हो गई देन आपका ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट फ्रीज हो जाता है। ओके, सो 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस यू हैव टू पास द ऑर्डर। अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज में चले आगे। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस, इट इज डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। इशू मतलब डिपार्टमेंट ने जो भी डेट उसके ऊपर लिखा होगा, दैट पर्टिकुलर डेट वुड बी कॉल्ड एज डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। अब यहां पर एक चीज समझना, दिस सेक्शन हैज टू बी रेड विद सेक्शन नंबर 169। 169 सेक्शन नंबर जो है ना उसके साथ पढ़ना। 169 सेक्शन क्या कहता है कि मैनर ऑफ सर्विंग द नोटिस, नोटिस किस तरीके से आपको सर्व करना है। इट देयर आर सम प्रिस्क्राइब मोड टू सर्व नोटिस, जैसे ईमेल, देन जीएसटी पोर्टल पे आ रहा है वो, पोस्टल, देन कुरियर, ये सब कुछ चीजें लिखी हुई है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, जो भी है उसके डिस्कशन में अभी नहीं चलेंगे हम। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। सर्विंग मतलब आपको मिलने से काउंट होगा, इशू ऑफ नोटिस मतलब ऑफिसर ने जब पास किया तब से काउंट होगा। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात? ओके, टैक्स शैल बी पेएबल अलोंग विद द इंटरेस्ट from the date of collection till the date of payment, that is deposit. The person who has borne the incidence of the amount may apply for refund under section 54। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि जो यूट्यूब पे आप लोग लेक्चर देख रहे हो उसका प्राइस है 2000 प्लस टैक्स, ओके, एंड उसका मैं स्पेशल बटन होता है मालूम है, ज्वाइनिंग बटन, पर्क्स होते हैं मालूम है यूट्यूब का चैनल के साथ। तो अगर मैंने बोला कि भाई ये चैनल जो ज्वाइन करेगा उसको 8000 रुपया देना पड़ेगा इंक्लूडिंग टैक्स, ओके, और मैं सच में अनरजिस्टर्ड था। अब आपने जो मुझे पे किया है, आपने तो ऐसा सोचा कि 8000 इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब आपने बोला कि 7200 सपोजिंगली बेसिक अमाउंट होगा एंड 800 रुपया टैक्स होगा। तो आपने उस टैक्स का इंसिडेंस बॉर्न किया है। दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स विच इज बॉर्न बाय यू विल बी रिफंडेड टू यू इफ यू अप्लाई फॉर रिफंड अंडर सेक्शन 54। अंडर सेक्शन 54 समझ में आया? आपको अप्लाई करना। अगर आप अप्लाई नहीं करते हो देन दैट पर्टिकुलर अमाउंट वुड बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। सेक्शन 57 रिफंड, याद आ रहा है क्या? कम ऑन, सेक्शन 57 क्या कहता है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, अब एक चीज समझना, सेक्शन 122 में क्या कहा जाता है, अगर आपने 3 महीने में जो भी टैक्स आपने कलेक्ट किया, अगर 3 महीने में डिपॉजिट नहीं किया देन आपको पेनल्टी लगेगी। वहां पर वर्ड्स यूज किया है शाल, पेनल्टी शाल बी लेविड, शाल बी लेविड। यहां पर वर्ड्स यूज होते हैं ऑफिसर में सर्विस एससीएन, वहां पर शाल है, यहां पर में है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 76 एंड 122। 73 और 76 का डिफरेंस ऑलरेडी मैंने बता दिया। क्या डिफरेंस है? 76 में टाइम लिमिट है इशू करने का शो कॉज नोटिस, बट यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, 73 में 73 में एडजुडिकेशन कंप्लीट करने का टाइम लिमिट है, असेसमेंट ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है 5 साल। यहाँ पर ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ शो कॉज नोटिस। वहां पर टाइम लिमिट स्टार्ट होता है एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से। यहाँ पर टाइम लिमिट कहां से स्टार्ट होता है? इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस से। सेक्शन 73 हैज वाइडर पावर्स देन सेक्शन 76 हैड वाइडर पावर्स देन सेक्शन 73। ओके, ठीक है, आगे। हाँ, और एक डिफरेंस बताओ, अगर आपने रॉन्गफुली दैट इज फ्रॉड के तरीके से कलेक्ट किया है एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग टैक्स, ओके, देन रिसिपेंट को आईटीसी नहीं मिलता था, ठीक है, मतलब उसके लिए कॉस्ट बन गया वो, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 76 की हम अगर जब बात करेंगे तो जो भी पर्सन ने ये जो टैक्स का बर्डन बेयर किया है, ओके, उसको रिफंड दिया जा सकता है। इज इट क्लियर? आगे सेक्शन नंबर 77। 77 क्या कहता है कि अगर मैंने गलत टैक्स पे किया, नेचर ऑफ सप्लाई को गलत मान करके, मतलब एक्चुअली में कोई ट्रांजेक्शन मेरा इंटरस्टेट था, ओके, एक्चुअली में इंटरस्टेट था, बट मैंने गलती से इंट्रास्टेट समझ करके
पेमेंट कर दिया CGST SGST। ओके, मतलब एक्चुअल इंटरसेट ट्रांजेक्शन था, बट CGST एंड SGST कलेक्टेड एंड पेड। ओके, इंस्टेड ऑफ IGST। पे करना था IGST, गलती से मैंने पेमेंट कर दिया CGST SGST। तो अब क्या करना है आपको? अब CGST SGST का आपको रिफंड मिलेगा, आपको करेक्ट टैक्स पे करना है, रॉन्ग टैक्स का रिफंड मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? रिफंड कब तक अप्लाई करना है? विदिन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। रिलेवेंट डेट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट डिफाइंड। हालांकि जो May 22 में एग्जाम्स देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सर्कुलर आ चुका है, बट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। द डेट फ्रॉम विच इट इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड, मतलब जब आपने जब आपने राइट टैक्स पे किया तब से लेकर के 2 साल में आपको रॉन्ग टैक्स का रिफंड क्लेम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने गलत टैक्स तो पे किया था, मतलब गवर्नमेंट तक तो पहुंचा था टैक्स। ओके, गवर्नमेंट तक तो टैक्स पहुंचा था, भले गलत पहुंचा था, तो इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, and vice versa case is also there. Vice versa case is covered under section number 19 of IGST Act, and actual अगर IGST पे करना था, CGST SGST पे कर दिया, then section 77। ठीक है, so section 77 of CGST Act has to be read with section number 19 of IGST Act। clear है? Next section number 78 and 79, रिकवरी प्रोसीडिंग। अगर आपके ऊपर कोई भी डिमांड क्रिस्टलाइज हुआ है, डिमांड रेज हुआ है, उसके 3 महीने में अगर आप पेमेंट नहीं करते, देन आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, अब रिकवरी प्रोसीडिंग्स कब इनिशिएट नहीं किया जाएगा, ध्यान देना। अब ना मैं आपको एक इंटरलिंक करके पॉइंट बता रहा हूँ जो अपील्स में हम सीखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं है, सुनो ध्यान से। चलो, मान लो एक शोकॉज नोटिस इशू हुआ। ठीक है, शोकॉज नोटिस में बोला गया कि आपके ऊपर 10,000 का पेनल्टी क्यों नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आप हमें बताइए क्यों नहीं लगना चाहिए। ओके, आपने बोला कि बस नहीं लगना चाहिए, रिप्लाई फर्निश कर दिया, रिप्लाई फर्निश किया इस SCN का, ये 10,000 को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, अब अथॉरिटी क्या पास करेगा? असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, अब असेसमेंट ऑर्डर इसने पास किया है कि भाई 10,000 रुपीज पेएबल है, पे कर दो, फटाफट पे करो। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि डिमांड रेज हो चुका। ठीक है, डिमांड हैज बीन रेज्ड। अब ये डिमांड जो रेज हुई है, इसके सामने मैं क्या फाइल कर सकता हूँ? अपील फाइल कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? अपील फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब मैं अपील फाइल करूंगा, टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने का? 3 months। अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का, ठीक है, 3 months है, प्लस 1 month एक्सटेंशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहते हैं ये लोग? यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं? अगर 3 महीने में, ध्यान से सुनना, डिमांड रेस करने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने डिमांड का पेमेंट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। रिकवरी मतलब जबरन वसूली, आपका लैंड बेच देंगे, आपको अगर कोई पैसा पर्सन देना है तो उससे हम ले लेंगे, एंड वॉट एवर इट इज। ठीक है, डिमांड एंड रिकवरी, ये रिकवरी का प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जाएगा। पर यहाँ पर असेसी के पास ऑप्शन है कि भाई वो अपील फाइल कर सकता है। ओके, जैसे ही आप अपील फाइल करोगे, जैसे ही आप अपील फाइल करेंगे, इट इज स्टे ऑफ डिमांड, इट इज द डीम्ड स्टे ऑफ डिमांड। तो मतलब जैसे आपने अपील फाइल कर दी, ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स का ऊपर स्टे लग जाता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सोचो। नहीं तो क्या होगा? आपने अपील फाइल की, 3 महीने में अपील डिस्पोज करने को टाइम लगने वाला है अपील अथॉरिटी को, एंड ये लोग आकर के आपसे रिकवरी कर रहे हैं। ये तो गलत है ना। इफ यू हैव चैलेंज दिस पोजीशन इन अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, तो आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 107 ऑफ CGST एक्ट सेज दैट अगर आप अपील फाइल कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज डीम्ड स्टे। ये डीम्ड स्टे है, मतलब रिकवरी प्रोसीडिंग वहां पर थम जाएंगी। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ओके, पढ़ लेते हैं यहाँ पर। However, if PO considers that it is expedient in the interest of revenue, he may for reasons to be recorded in writing require the said person to make such payment within the period of less than 3 months। मतलब 3 महीने से कम में भी वो आपसे पैसा मांग सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई दिस वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब नीचे जो लिखा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा सेक्शन नहीं बाकी, अभी फटाफट हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ओके,
चलो, समरी ऑफ मोड्स ऑफ रिकवरी, क्या क्या तरीकों से रिकवरी की जा सकती है? व्हाट आर द वेज टू रिकवर द टैक्सेस? फर्स्ट वन इज डिडक्शन आउट ऑफ एनी मनी ओविंग टू द डिफॉल्टर। मतलब कोई मुझे पैसा देने का है, ओके, कोई मुझे पैसा देना है, नहीं वो वाला नीचे आएगा, एक सेकंड। हाँ ये वाला इधर है, ये वाला ऐसा नहीं, ये वाला क्या है, दिस इज नथिंग बट, अगर समझो कि डिपार्टमेंट ने आपको कुछ देना है, रिफंड अगर देना है, बरोबर है, इफ डिपार्टमेंट इज लायबल टू पे यू रिफंड, ओके, देन उस रिफंड में से उस अमाउंट को माइनस कर देंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट ओविंग टू द डिफॉल्टर, ठीक है, इस इधर से माइनस हो जाएगा डिफॉल्ट अमाउंट, एंड जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसके लिए पेमेंट ऑर्डर इश्यू होगा इन RFD 05। क्लियर? रिफंड का अगर केस है आपका, एंड आपका जूने सालों का कुछ निकल रहा है, तो यहाँ पर आपसे इसमें से रिफंड में से माइनस किया जाएगा, ठीक है, सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 10 एंड 54 सबसेक्शन 11, ठीक है, यहाँ पर विथहेल्ड अमाउंट है एंड यहाँ पर भी वही है, ठीक है। सो ये जो रिफंड होगा उसमें से माइनस किया जाएगा, एंड जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको रिफंड होगा। तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए ये पास होगा रिफंड ऑर्डर, ठीक है, सॉरी पेमेंट ऑर्डर। पेमेंट ऑर्डर अंडर रिफंड चैप्टर वुड बी पास्ड फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, रिफंड ऑर्डर रिफंड अमाउंट के लिए बनता है, उसमें से जो माइनस होगा आफ्टर कंसीडरिंग 5410 5411, देन पेमेंट ऑर्डर पास होता है। नेक्स्ट इज डिटेनिंग एंड सेलिंग द गुड्स बिलोंगिंग टू द डिफॉल्टर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। मतलब अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो आपके यहाँ से वो गुड्स लेके जाएंगे, गुड्स बेच करके आपका पैसा ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिकवरी फ्रॉम एनी अदर पर्सन हु ओस मनी टू डिफॉल्टर। मतलब अगर समझो कि मैंने डिफॉल्ट किया एंड आपने मुझे पैसा देना है, ओके, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सीधा आपसे ले लेगा कि भाई ये मेरे को देना है, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है, मेरे बिहाफ पर। नेक्स्ट इज कलेक्शन बाय डिटेंशन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिटेंशन मतलब समझो बहुत बड़ा सा मशीनरी है, ओके, अभी वो जो मशीनरी है वो ऑफिसर अपने साथ लेके नहीं जा सकता ऑफिस में, ओके, तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, डिटेंशन ऑर्डर पास करते हैं। डिटेंशन मतलब उस मशीनरी को आप यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज दैट मशीनरी unless that particular prohibitory order is made upon that particular machinery, okay। तो अब डिटेंशन ऑर्डर जो है वो आपके इस मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लगा हुआ है, ओके, तो पर्सन शैल पे ड्यूज विद इन 30 days ऑफ डिस्ट्रेन ऑफ द प्रॉपर्टी। जब भी डिटेन हुआ उसके 30 दिन में आप पेमेंट करो, अगर आप नहीं करते हो देन उस प्रॉपर्टी को हम बेच करके, दैट इज सेल ऑफ द सेम एंड अप्लाई टुवर्ड्स डिफॉल्ट इन दिस ऑर्डर। जो भी अमाउंट होगा सेल करके आएगा उसको हम जो भी लायबिलिटी होगा आपका उसमें सामने एडजस्ट करेंगे, जो बचा हुआ होगा वो हम आपको दे देंगे, विल बी रिफंडेड टू यू। नेक्स्ट इज रिकवरी एज अ लैंड रेवेन्यू, ओके, रिकवरी एज अ फाइन इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट, रिकवरी थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, रिकवरी थ्रू श्योरिटी, मतलब अगर किसी ने श्योरिटी दिया हुआ है आपके बिहाफ पर तो उससे रिकवरी की जाएगी, ओके। एंड अगर कंपनी आपका लिक्विडेट हो रहा है देन जो लिक्विडेटर होगा उसके सामने हम क्लेम फाइल करेंगे कि भाई इस कंपनी से इतना रुपया मुझे आना है, तो हम मुझे भी आप ये दे दो, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट, ओके। अब इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कोई पर्सन टैक्स का पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दी जाती है। हाउएवर दिस फैसिलिटी इज नॉट फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टैक्स पेमेंट, ये सिर्फ कुछ ही चीजों के लिए है, रादर हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ चीजों के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। बट इस जो चीजें हैं, ओके, ये चीजों में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है, ओके। सिर्फ जो बचता है वो सेक्शन 73 एंड 74 है, मतलब जो डिमांड ऑफिसर ने रेस किया है उसके लिए ही, इन शॉर्ट हम कहें तो पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी। अगर आप रिटर्न में कोई टैक्स लायबिलिटी दिखाते हो देन उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ओके। मतलब सेल्फ असेस टैक्स के लिए कोई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं है, समझ में आई बात? अब चेक करते हैं ये कौन सा सेक्शन में लिखा है, सेक्शन नंबर 80 रेड विथ रूल नंबर 158, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनो। दिस सेक्शन परमिट्स अ टैक्सेबल पर्सन टू मेक पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पे करने का मौका मिल सकता है आपको। मैक्सिमम कितना इंस्टॉलमेंट हो सकता है, 24 इंस्टॉलमेंट, ओके। कमिश्नर हैज द पावर टू ग्रांट परमिशन। किसके पास पावर है, कमिश्नर के पास। मतलब ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के भी ऊपर वाला, दैट इज कॉल्ड एज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, उसके पास पावर है कि वो आपको कह सकता है कि भाई आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करो, क्योंकि हो सकता है कि आपका अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप एक साथ पेमेंट ना कर पाओ। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट इन द बिलो केसेस, इस केसेस में आपको इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। कौन सा केसेस है, फर्स्ट वन इज सेल्फ असेस टैक्स,
ओके, अगर आपने रिटर्न में उसको दिखाया कि पेएबल है, हालांकि ऐसा रिटर्न फाइल नहीं हो सकता है। जीएसटीआर 3B कैनॉट बी फाइल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। बट अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया, जीएसटीआर 1 फाइल किया, ओके, बट जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो 1 में मैंने अपना लायबिलिटी दिखाया, ओके, मतलब मेरा इतना सेल है, पर मैं अगर परचेस दिखाऊं एंड सेल माइनस परचेस करूं फिर भी मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ असेस लायबिलिटी। सेल्फ असेस लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑलरेडी अ डिफॉल्टर अंडर जीएसटी एक्ट। अगर ऑलरेडी आपने डिफॉल्ट किया हुआ है जीएसटी एक्ट में कोई भी प्रोविजन, ओके, और अ पर्सन अगेंस्ट होम रिकवरी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड, अगर एक बार रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाता है, देन आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं ले सकते। मतलब अगर 3 महीना लैप्स हो गया, डिमांड जो रेज हुआ है उसे 3 महीना अगर लैप्स हो गया, देन रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएंगी। रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के बाद आपसे आपको ये जो इंस्टॉलमेंट बेसिस है 24 इंस्टॉलमेंट, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन रिजेक्टेड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपने ऑलरेडी अप्लाई किया था पिछले साल, ठीक है, मतलब पिछले 12 महीने में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है एंड रिजेक्ट हुआ था, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? सो ये जो इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी है, ये पाने के लिए आपको पहले तो अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद आपको आपका जो भी होगा ऑफिसर, दैट इज, वो उसको चेकिंग करने के लिए भेजेंगे कि क्या इसका ये असेसमेंट सेल्फ असेस लायबिलिटी है, क्या इसने पहले डिफॉल्ट किया है, क्या इसने पहले अप्लाई किया है जो हमने रिजेक्ट किया हो। तो ये सारी चेकिंग होने के बाद आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट, द टैक्सेबल पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 on the amount due from the first date till the date it was payable टिल द डेट इट इज पेड। मतलब जब से लेके पेएबल था तब से लेके हमने जब तक पेमेंट किया तब तक का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अगर एक बार भी डिफॉल्ट हुआ, ये 24 इंस्टॉलमेंट में से अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया, देन पूरा का पूरा अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग था वो पूरा का पूरा एक साथ आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब आपको हम फैसिलिटी भी दे रहे हैं, पर आप फिर भी नहीं कर रहे हो, देन आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा एक साथ पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रोविजनल अटैचमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट, प्रोविजनल अटैचमेंट मतलब क्या? प्रोविजनल अटैचमेंट किसका हो सकता है? बैंक का हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, ठीक है, कुछ किसी का भी हो सकता है, ओके, एनी प्रॉपर्टी। प्रोविजनल अटैचमेंट करते क्यों? प्रोविजनल अटैचमेंट मतलब कि हमको, फॉर एग्जांपल बैंक का प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ, मींस बैंक अकाउंट मेरा सीज कर दिया जाएगा, मतलब अब मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता बैंक से। बैंक में जो भी डिपॉजिट होंगे वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट अपने पास रखता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अब प्रोविजनल अटैचमेंट कब हो सकता है? इट इज अ वाइड पावर गिवन इन द हैंड्स ऑफ ऑफिसर्स। Provisional attachment can only be initiated when there is a pendency of proceedings under Section 62, Section 63, Section 64, Section 67, 73, 74. मतलब assessment of non-filers, unregistered person, summary assessment, inspection, search, seizure, then non-fraud cases and fraud cases. अगर ये आपका पेंडेंसी है, पेंडेंसी मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंडेंसी? पेंडेंसी मतलब कि असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना, पेंडेंसी मतलब असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं हुआ अब तक, इट इज कॉल्ड एज पेंडेंसी, ठीक है। इनिशिएट हो जाना चाहिए पर पेंडिंग होना चाहिए। इनिशिएट कब होता है? ऑन इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, ठीक है, यहाँ पर इनिशिएट होगा, असेसमेंट ऑर्डर इशू होगा तब खत्म होगा। तो इन दोनों के बीच में अगर आपका केस है, देन प्रोविजनल अटैचमेंट कैन बी डन, ओके। अगर ऑफिसर को लगता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, द कमिश्नर बाय ऑर्डर इन राइटिंग attach provisionally any property including bank account belonging to the taxable person, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजनल अटैचमेंट shall cease to have effect after 1 year from the date of provisional assessment attachment order। मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास हुआ, प्रोविजनल अटैच हो चुका है, दैट पर्टिकुलर ऑर्डर वुड बी सीज्ड टू हैव इफेक्ट आफ्टर 1 year फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब 1 साल तक ही वैलिड रहेगा, ओके। अगर मैं प्रोविजनल असेसमेंट प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के खिलाफ हूं, तो मुझे ऑब्जेक्शन रेस करना है विद इन 7 days ऑफ सच अटैचमेंट। अटैचमेंट के 7 दिन में मुझे ऑब्जेक्शन रेस करना है, ओके। अगर आपका कोई पेरिशेबल या तो फिर हजार्डस प्रॉपर्टी अटैच हुआ है, ओके, प्रोविजनली अटैच हुआ है, देन इट शैल बी रिलीज्ड forthwith if market price of such property or the amount that is payable, ठीक है, whichever is lower is paid by taxable person, ओके। मतलब अगर कुछ पेरिशेबल चीज आपने अटैच की, लेकर गए, सीज कर दी, ओके,
देन उस केस में आपको मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और द अमाउंट विच इज टैक्स दैट इज पेएबल, विच एवर इज लोअर, ओके, उतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। उतना अगर आपने पे कर दिया तो वो प्रॉपर्टी रिलीज किया जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपने उतना पेमेंट नहीं किया देन आपका गुड्स का जो भी है दैट इज सेल करके पैसा निकाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पोज ऑफ। इज दैट क्लियर? Provisional attachment can be done during the pendency of proceedings. However, recovery of proceedings can be initiated once the demand is made. Very important point. अगर असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया देन रिकवरी प्रोसीडिंग होगा। अगर असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं हुआ है देन प्रोविजनल अटैचमेंट किया जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल अटैचमेंट कैन ओनली बी डन व्हेन प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। पेंडिंग है तभी। अगर हो गया मतलब असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद ऑफिसर के पास रिकवरी प्रोसीडिंग का राइट्स आ जाता है, ठीक है। अगर आपने अपील फाइल किया तो स्टे हो जाएगा ये रिकवरी प्रोसीडिंग। समझ में आया? दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो मच पेशेंट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।